सो वेरी गुड इवनिंग ऑल. सॉरी फॉर डिले. अभी भी सेशन चल ही रहा है एंड approximately 150 students are watching, so we are not able to end it. Arya, who is repeating? विश्वनाथ शर्मा सर, सॉरी फॉर द डिले. अरे ठीक है सर, मैंने देखा एक दूसरा मीटिंग चल रहा था. इट इज 100% फाइन. अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है. हाँ. So over to you now. You can start the session. ओके सर, थैंक यू सर. सेशन थोड़ा सा छोटा ही होगा. आई थिंक 1 hour 1.5 hours का. जैसे आपकी मर्जी, जितना मर्जी आप चाहे वो उतना कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं. ओके. ठीक है. बेसिकली आई वुड वांट कि जो डिस्कस कर रहे हैं उसको आप प्लीज एक बार ध्यान से देख लो. बेसिकली हाउ आई एम स्टार्टिंग द सेशन इज बाय लेटिंग यू पीपल नो कि अपना एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो किस तरह से आएगा, एंड आपका फोकस राइट नाउ कौन से टॉपिक्स पे होना चाहिए, एंड सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए फॉर प्रिपरेशन पर्पस. ठीक है, तो प्लीज लेट्स बी 100% फोकस्ड एंड प्लीज हैव अ लुक एट माय स्क्रीन. Yes, we are basically discussing paper number 2, which is the discussion part, law BCR. तो BCR अपन खत्म कर चुके हैं. BCR में काफी लोगों ने बोला था सर आप प्लीज बताना कि क्या पेपर कौन सा अटेंड पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस तरह से पेपर प्रेजेंट करेंगे. तो वो सारा का सारा डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं. आपके जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं वो तो ऑब्वियसली आप मुझे व्हाट्सएप करके ही पूछ सकते हैं, बट ये चीज ऐसी है जो मुझे सबके साथ शेयर करना ही था, डिस्कस करना ही था, so that अभी भी we have 1 month's time and we can focus upon important areas. ठीक है, so let's just begin. अपना पेपर नंबर 2 I have divided it into 2 parts as you can see in front of my screen. so law and BCR. उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो I think we all know that sir law will carry 60 marks and BCR will carry 40 marks. We'll basically have 3 hours to complete the paper. We'll basically have 3 hours to complete the paper. पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 के अंदर अपन को 3 घंटे मिलते हैं. तो अपना बेसिकली पेपर नंबर 2 का डिस्कशन चल रहा है, तो we have full 3 hours. Now लॉ की अगर बात करें तो सर आपके सामने एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 12 मार्क्स ईच. 6 क्वेश्चंस 12 मार्क्स ईच. अगर मैं बीसीआर की बात करूं जो 40 मार्क्स का है, you will be having 5 questions of 10 marks each. Now, both law and BCR, sir, question number 1 is compulsory. Question number 1 is compulsory. आप देख सकते हो मैंने दोनों में कॉमन लिखा हुआ है that question number 1 is compulsory in both the papers. Now, sir, ये तो हमने साइड में निकाल के रख दिया, चलो ये तो हमको करना ही है. इसके बाद लॉ में बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं. 6 क्वेश्चंस थे अपने डिस्कस किया था, उसमें से एक कंपलसरी हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन बचे. उन 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो. सिमिलरली अगर मैं बीसीआर की बात करूं तो बीसीआर में वी हैड 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट वाज कंपलसरी. तो आउट ऑफ बैलेंस 4 क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे. आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे. ये बेसिकली पेपर पैटर्न डिस्कस करें कि सर पेपर हमारा किस तरह से एग्जाम में आएगा. तो ये उसका एक आई वुड से एक ओवरव्यू था कि इस तरह से आपका कुछ पेपर आएगा. इफ यू वांट मैं ऑब्वियसली आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा. अगर आप खुद लिखना चाहते हो खुद भी लिख सकते हैं. इट इज अपॉन यू. इट इज अपॉन यू. नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, सर हमको पहले लॉ करना चाहिए या पहले बीसीआर करना चाहिए. ठीक है, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, सर हम लॉ से स्टार्ट करें या फिर हम बीसीआर से स्टार्ट करें. देख, आई विल गिव यू अ सिंपल एडवाइस. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बीसीआर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे. एंड इन दैट केस स्टार्ट विद बीसीआर इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, बिकॉज ये मिला के आपका ऑलमोस्ट 40-50% वेटेज होगा बीसीआर के अंदर, सिर्फ ये 3 चैप्टर मिलाकर. तो अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो इन 3 चैप्टर्स में, देन स्टार्ट विद बीसीआर. इफ नॉट देन सर ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्टार्ट विद लॉ.
अगर मैं आपकी जगह होता सर, तो आई वुड हैव डेफिनेटली स्टार्टेड विद लॉ। सर व्हाई विद लॉ? देख, बीसीआर के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर, नोट मेकिंग के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर, आर्टिकल राइटिंग के अंदर, मिनट्स के अंदर, एजेंडा के अंदर, कहीं ना कहीं आपको खुद कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने दिमाग में कुछ सोच कर आए हो उसको आके लिखना है, नहीं, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज टॉपिक कुछ भी नया ही होगा, और कुछ नया सोच के उसको नया सोच के लिखने में ऑब्वियसली टाइम ज्यादा जाता है, और वेटेज कितना है? 40 मार्क्स। तो आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, बट आपको सामने मार्क्स कम मिल रहे हैं, और फुल मार्क्स तो वैसे भी बीसीआर में बहुत कम मिलते हैं। अगर मैं इतना अच्छा लिखकर भी आता हूँ लेटर, तो मुझे शायद 5 में से 4 मार्क मिलेंगे, 5 में से 3.5 मार्क मिलेंगे। तो मेरा टाइम भी ज्यादा जा रहा है, मार्क्स भी कम है, और मुझे फुल मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, लॉ पहला करने के अंदर मैं आपको बेनिफिट बताऊं, एक बार सुनना। लॉ के अंदर सर, आपको जो भी पेपर में लिखना है ना, वो सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा वो वही क्वेश्चन होगा जो आपने कभी ना कभी एक बार पढ़ा हुआ है। तो आपको जीरो से सोचना नहीं पड़ेगा, जो भी आपके दिमाग में आप उस पर जाके लिख सकते हो। मोर ओवर, इनिशियल जो 1.5 घंटा होगा, 1.5 आवर्स आपको होगा पेपर का, उसके अंदर आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा, एकदम फ्रेश। तो आप प्रॉपरली प्रोविजंस, केस लॉस, जो भी आपको याद है ना, वो सब आप लिख सकते हो, जितना आपको आता है उतना सारा का सारा। मीनवाइल अगर मैं पहले बीसीआर करके बाद में लॉ पे आता हूँ, तो हो सकता है मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मेरा टाइम ज्यादा जा चुका है, तो मैं लॉ के पेपर में कॉम्प्रोमाइज करूंगा। और लॉ का पेपर है कितने मार्क का? 16 मार्क का। तो कॉम्प्रोमाइज करने में थोड़ा सा टेंशन है। इतना समझा? लेट मी नो। तो मैं थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि सर समरी इतना सा हो गया कि हमारा चैप्टर में 1, 2, 3 अगर अच्छा है बीसीआर का, बहुत अच्छा है, तो हम स्टार्ट करेंगे बीसीआर से और बाद में लॉ करेंगे। अगर हमको 1, 2, 3 में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आता तो है बट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे लॉ से। यहां तक क्लियर है? तो प्लीज लेट मी नो, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जुनैद सेज यस सर। ठीक है, आशिल, मुस्कान, ठीक है, दिव्याक्षी, ओके, शुभम, जीत, आदित्य, कनिष्क, संतोष, आदि, ठीक है, ठीक है, अवधूत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भावना, रिंकल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने कृष, ये अपने मेन डिस्कशन हो गया कि सर लॉ करना है पहले या बीसीआर करना है, उसका अपने डिस्कशन कर लिया। पेपर पैटर्न अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि 60-40 और कितने क्वेश्चंस एंड कितना उसका ऑप्शंस। फिर आता है सर वेटेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड राइट नाउ, बिकॉज सर हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी हमारा फोकस उन चैप्टर्स पे होगा जिनका वेटेज ज्यादा है। आप लॉजिकली सोचो, जैसे अगर मैं लॉ की पहले बात करूं अगर, तो मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, अगर मैं पिछले 4-5 आइटम की बात करूं, तो 18 से लेके 22 मार्क्स का वेटेज है। आउट ऑफ 60, 80 से लेके 22 मार्क्स का वेटेज है। अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करता हूँ, 12 से 16 मार्क्स का वेटेज। पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, 12 से एलएल की बात करते हैं, 3 to 6 मार्क्स का वेटेज। और कंपनीज एक्ट की अगर बात करते हैं, 10 to 30 मार्क्स का वेटेज। थिंग इज, अभी जब आप रिवीजन कर रहे हैं या अभी चलो पहली बार भी पढ़ रहे हो, नो इश्यूज। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, आपको स्टार्ट करना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। 2 रीजन। रीजन नंबर 1, सर वेटेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट आपका 1/3 पेपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भरा हुआ होगा, पहला रीजन। दूसरा, अगर मैं भी बाकी सारे चैप्टर्स कर लेता हूँ एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लास में उठाता हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, बिकॉज 100 पेज का चैप्टर है यार। 100 पेज का चैप्टर करने में काफी टाइम कंज्यूम होता है, और आपका कंपनीज एक्ट ऑलरेडी इतना अच्छा हो चुका है कि आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर वो तो हम डायरेक्टली एग्जाम में पढ़ लेंगे ना, एग्जाम टाइम पे एक दिन पहले, तो भी चलेगा। LLP विल नॉट टेक मोर देन 3 आवर्स। पार्टनरशिप भी बहुत ज्यादा इजी है। तो आपका अभी सबसे पहले फोकस एज ऑफ टुडे, अगर आप लॉ को तैयारी कर रहे हो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुड बी द फोकस पॉइंट। अगर आप मेरी पर्सनली बात मानो, तो आप जब सुबह उठते हो ना, अर्ली मॉर्निंग, कभी भी उठो, मैं ऐसा नहीं बोला सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, अरे आप कभी भी उठो, जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है, डजंट मैटर। स्टार्टिंग के 2 घंटे या 3 घंटे आपको लॉ पढ़ना चाहिए। अब से लेके एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला चैप्टर होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसके बाद सेकंड चैप्टर, देन पार्टनरशिप एंड देन LLP। ये आपका सीक्वेंस होगा। डेली मॉर्निंग सुबह 2 से 3 घंटा। सर रीजन क्या है? आप जो भी पढ़ रहे हो ना अभी लॉ के अंदर, उसमें आपका ब्रेन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा। आपको चीजें थोड़ी बहुत लर्न करनी है, आपको थोड़े बहुत सेक्शंस लर्न करने हैं, आपको थोड़े बहुत केस लॉस लर्न करने हैं। वो आपके दिमाग में तभी घुसेगा जब आप एकदम ही फ्रेश हो, एकदम ही फ्रेश हो। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी से 1 वीक एग्जाम के पहले तक आपको सुबह उठ के 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपका स्केड्यूल है, आपको लॉ ही पढ़ना है,
कुछ भी हो जाए, ना मैथ्स, ना अकाउंट्स, ना बीसीके, कुछ भी नहीं, आपको पढ़ना है सिर्फ लॉ। मुस्कान से सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव होता है सुबह। यस मैम, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि आप सुबह 6 बजे उठो, अरे आप 12 बजे उठो, मे बी आप शायद रात को लेट सोते होगे, डजेंट मैटर, जब आप पढ़ाई करते हो जो भी है, बट उठने के बाद 3 घंटा लॉ। ये वेटेज आपको बताया मैंने लॉ का। थोड़ा सा बीसीआर पे मूव करते हैं। यू कैन सी ओवर हियर चैप्टर में जो कम्युनिकेशन वाला है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के सामने, 4 से लेके 8 मार्क्स तक उसका वेटेज है। ये तो अपन जब बीसीआर पढ़ रहे थे आपने तभी बता दिया था कि सर चैप्टर 1 का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है चैप्टर नंबर 1 का। 4 to 8 मार्क्स। देन चैप्टर नंबर 2 and 3 वो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, देन आपका वोकैबुलरी, उन चैप्टर्स की अगर बात करें, इट कैरीज 8 to 13 मार्क्स। तो अगर मैं मिनिमम मार्क के भी चलता हूं तो आप मान लो कि आपका जो 40 मार्क का पेपर है बीसीआर का, आउट ऑफ दोस 40 मार्क्स 15 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 to 3 में से आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 40% पेपर आपका चैप्टर नंबर 1 to 3 में से आएगा। एंड बाकी चैप्टर नंबर 4 and 5, 8 to 12, 6 to 13, 14 से 19। इसलिए 1, 2 and 3 आपका बेस्ट ही होना चाहिए बीसीआर के अंदर। ऑल्दो आपको मैंने 1 और 3 बहुत अच्छे से पढ़ाया था इवन इन रिविजन क्लासेस, बट अभी आप जब खुद से भी पढ़ रहे हो, 1 and 3 शुड बी द बेस्ट पार्ट इन बीसीआर। ये था मेरा वेटेज वाला स्लाइड। यहां तक क्लियर है तो लेट मी नो, तो मैं अगले स्लाइड पे बढ़ता हूं। सर आर वी क्लियर टिल नाउ? कि हमको ये शेयर क्यों कर रहे हैं कि सर किस पे अभी फोकस करना चाहिए, अभी आखिरी महीने में हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इसलिए ये स्लाइड शेयर कर रहे हैं। आर वी क्लियर? जीत, निशा, कृष, अवधूत, आदित्य, आशिल, संतोष, आदि, जुनैद, ठीक है, हितेश, जया, रिसल, वैष्णवी, रिंकल, सनिका, ओके, लॉट्स ऑफ देम, ठीक है, ये पार्ट हो चुका है क्लियर। वंश बोलता है सिनोनिम एंटोनिम नहीं समझते, कुछ अलग लेवल के वर्ड्स आते हैं। वंश मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने रिविजन क्लास में बोला था, एटलीस्ट जो बुक में जितना दिया हुआ है ना सिनोनिम एंटोनिम, आपका वो तो पक्का ही होना चाहिए। हाँ, कोई अगर बहुत ही टेक्निकल वर्ड है या बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है उसको आप इग्नोर मार दो, बाकी बुक में जो लिखा है ना, बुक की एक्सरसाइज एंड बुक में एग्जाम्पल्स, वो सब आप परफेक्ट करके जाओ। अभी जो 1 महीना टाइम है उसमें अपन वैसे भी वही कर सकते हैं। ठीक है वंश, आई थिंक वी आर क्लियर। दर्पण भावना सेज यस सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, सर लॉ का केस स्टडी जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके लॉ के पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस ही आएंगे, व्हिच हैज बीन द पेपर पैटर्न राइट नाउ। मैं मेरे आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रोविजन, उसके बाद में लिखूंगा एनालिसिस, और लास्ट में लिखूंगा कंक्लूजन। अब इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको अभी, बट अभी के लिए आप अभी से मान के चलो कि आपको अपना केस स्टडी, मैं हर क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, मैं केस स्टडी बोल रहा हूँ, केस स्टडी क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले लिखेंगे प्रोविजन, फिर लिखेंगे एनालिसिस, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। हुसैन बोलता है सर आई एम रिवाइजिंग लॉ 3rd टाइम, डज देन आल्सो आई हैव टू गिव 3 hours ऑफ लॉ? हुसैन नहीं, 2 hours विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आपने रिवीजन कर लिया है 2-3 बार, तो आपके लिए 2 hours मोर देन इनफ है लॉ के लिए। बट उन 2 hours के अंदर आपको आरटीपी करना है, एमटीपी करना है, पास पेपर्स करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि रिवीजन तो हो गया ना, तो अब रेंडमली क्वेश्चंस आएंगे आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर्स के अंदर, और आपको जज करना है कि आपको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हुसैन पर एक, आर बी क्लियर? आपका सिनेरियो थोड़ा सा अलग है इसलिए आपसे डिस्कशन किया प्राइवेटली। हुसैन बोलता है ओके सर, ठीक है। अदर्स ऑल्सो, क्योंकि हुसैन ने पॉइंट बेस कर दिया, मैं बाकी को बता देता हूँ। देख, अगर आपका लॉ एक बार अच्छे से हो चुका है या आपका कॉन्फिडेंस है लॉ के अंदर बहुत ज्यादा, तो मैं आपको ये नहीं बोला फिर आप वापस 3 hours दो, नहीं, फिर आप फोकस उन सब्जेक्ट पे करो जो आपके वीक है। मे बी मैथ्स, मे बी अकाउंट्स, इको बीसी के वीक नहीं हो सकता, और मैंने करवाया है वो वीक नहीं हो सकता। मैथ्स बहुत डेप्थ में है, अकाउंट्स बहुत डेप्थ में है, वो शायद आपके थोड़े से वीक हो सकते हैं, तो फिर आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। बट सुबह सुबह लॉ करना है, ये सबके लिए कॉमन है। 2 घंटा 3 घंटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका लॉ कितना ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मैं था लॉ के केस स्टडी क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे सर हमारा आंसर केस स्टडी क्वेश्चन को विथ फर्स्ट पैराग्राफ। सर प्रोविजन के अंदर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेक्शन नंबर, हम लिखेंगे केस लॉ, और हम लिखेंगे मेन कंटेंट। वो सेक्शन जो भी बोलता है उसका कंटेंट जो है वो मैं लिखूंगा प्रोविजन के अंदर। लेट्स से उसने आपसे कुछ पूछा है विथ रिगार्ड्स टू प्राइवेट कंपनी का केस स्टडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास स्टडी क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए होंगे प्राइवेट कंपनी के, और आपको देखना है कि 200 से ज्यादा है या नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं पहले प्रोविजन में क्या लिखूंगा, सेक्शन 2 क्लॉज 68, फिर 2 क्लॉज 68 का मैं पूरा डेफिनेशन लिखूंगा। मैं आपको नहीं बोला कि वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा डेफिनेशन आना चाहिए, नहीं यार, जो अपने देखा था आरपीएल, बस आप उतना लिख के आ जाओ, मोर देन इनफ, और उसमें एम्प्लॉइज वाला पॉइंट वो लिख के आ जाओ, मोर देन इनफ। तो मैंने सेक्शन लिखा, मेन कंटेंट लिखा। अब केस लॉ तो कोई है ही नहीं, तो केस लॉ नहीं लिखेंगे, अब है ही नहीं तो कहां से लिखें, नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, सेक्शन नंबर लिखा, मैंने मेन कंटेंट लिखा। एग्जामिनर के दिमाग में मेरा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ऑलरेडी पड़ चुका है। मुझे सिर्फ इतना लिखने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ इतना लिखने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे मुझे प्रोविजन, अगर मैंने प्रॉपर्ली सेक्शन नंबर, केस लॉ और मेन कंटेंट सही लिखा तो। सर ठीक है, प्रोविजन तो हमारा हो गया, अब हम क्या करें? फिर आएगा सर इसमें क्या करेंगे? देख आपको है ना, आईसीआई एक केस स्टडी क्वेश्चन बना के दे रहा है, एक केस स्टडी क्वेश्चन बना के दे रहा है, तो जो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना, उसको मैं मैच करूंगा प्रोविजन के साथ। अब प्रोविजन तो मैंने अभी भी ऊपर लिखा हुआ ही है ना, प्रोविजन तो मैंने वैसे भी अभी ऊपर लिखा हुआ ही है। तो एग्जाम ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसको एंड प्रोविजन जो मैंने ऊपर लिखा है, उन दोनों को अपन मिक्स करेंगे कि प्रोविजन और क्वेश्चन इन दोनों में अभी क्या मिलाप आ रहा है। तो मैंने वही लिखा है एनालिसिस के अंदर, मिक्स प्रोविजन विद व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एंड फाइनली आप लिखोगे कंक्लूजन, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, एकदम टू द, मतलब कंक्लूजन में ऐसा नहीं हो सकता 5-6 लाइन लिख कर आ रहे हो, नहीं सर, कंक्लूजन मैक्सिमम 2 से 3 लाइन का, 2 से 3 लाइन का मैक्सिमम आपका कंक्लूजन होगा। आपका जो सबसे बड़ा पैराग्राफ होगा ना, वो होगा एनालिसिस का, क्योंकि देख आपने प्रोविजन के अंदर तो सेक्शन नंबर लिखा और डेफिनेशन लिखा होगा, उससे ज्यादा तो क्या लिखोगे, उतना लिखे प्रोविजन खत्म हो गया, आपने 2 मार्क्स सिक्योर कर लिए। आपका जो बड़ा पैराग्राफ होगा वो ये वाला होगा, एनालिसिस, जब आप क्वेश्चन को जो दिया हुआ है और जो प्रोविजन है उन दोनों को मिक्स कर रहे हो, मैच करके देख रहे हो कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो ये पैराग्राफ सबसे बड़ा होगा, एंड कंक्लूजन सबसे छोटा होगा, 2 या 3 लाइन मैक्सिमम। अब आपको मैं इसमें भी एक सीक्रेट बताता हूँ, सीक्रेट एकदम टॉप सीक्रेट, ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो कि ये मेरा आंसर 100% राइट है कि नहीं, आपको थोड़ा 19-20 है, पर अटेंड तो करना है, पेपर छोड़ तो सकते नहीं, 100% पेपर अटेंड करना है, तो आपको कंक्लूजन नहीं लिखने का, आप प्रोविजन लिख दो, ठीक है, एनालिसिस लिख दो, कंक्लूजन वाला छोड़ दो। सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अगर आपने प्रोविजन सही लिखा, एनालिसिस सही लिखा, बट कंक्लूजन गलत लिखा, और पेपर चेकर डायरेक्टली आपका कंक्लूजन देख रहा है और उसने देखा आपका कंक्लूजन गलत है, हो सकता है आपका पूरा आंसर वो काट दे, आपको 0 मार्क्स दे दे। आपका प्रोविजन राइट है, एनालिसिस भी राइट है, बट कंक्लूजन आपने गलत लिख दिया बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन, और उसकी वजह से आपको मार्क्स मिल गए 0। तो मैं ऑन अ सेफर साइड क्या करूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा ही नहीं। तो झक मार के पेपर चेकर को मेरा पूरा आंसर चेक करना पड़ेगा और मुझे उसको मार्क्स देने ही पड़ेंगे बिकॉज मैंने प्रोविजन एंड एनालिसिस सही लिखा है। किसको ये ट्रिक समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप ऐसा सोचो कि आप पेपर चेक करो और फिर मैं जो ट्रिक बोल रहा हूँ ना उसको समझने की ट्राई करो कि मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पढ़ता हूँ और कंक्लूजन गलत निकलता है, अरे तो मेरे को 0 मार्क्स मिल जाएंगे ना, पागल थोड़ी हूं मैं। हर क्वेश्चन में नहीं करना, हर क्वेश्चन में नहीं करना, ये वो क्वेश्चन में करना जहां पे आपको थोड़ा डाउट है कि मेरा कंक्लूजन सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिर्फ वहीं पे करना। हर क्वेश्चन में करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। दो क्वेश्चंस जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट है क्या सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, वहां पे मैं कंक्लूजन नहीं लिखूंगा, तो मैं एकदम स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। और आपको मैंने लॉ, ये बेसिकली मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, पेपर पैटर्न, वेटेज एंड केस स्टडी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे वो। बाकी आई थिंक जनरल पॉइंट्स सबको पता है कि सर ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल जो हमको 10-15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में करेंगे, कौन सा ऑप्शन में छोड़ेंगे, वो आई थिंक आप सबको पता है, तो वो वाले पॉइंट्स में डिस्कस नहीं करना। लॉ पहले करना है, बीसीआर पहले करना है, ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिपेंडिंग आपका बीसीआर का पहला 3 चैप्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर आप डिसीजन लोगे। देख ऐसा हो सकता है कि एज ऑफ नाउ, आज के दिन बात करूं अगर मैं 16 जून की बात करूं, 16 जून, हो सकता है आपका बीसीआर का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट सर आपके पास अभी भी सवा महीना है, वन मंथ एंड लेट्स से 10 डेज। मैं इतने दिनों में 40 दिन में ऑब्वियसली इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, चैप्टर 1, 2, 3 को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ ना। आपके पास है टाइम 40 दिन, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आपको लगता है एग्जाम टाइम आते आते कि सर एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, देन बीसीआर पहले कर लो। तो अभी डिसाइड मत करो कि मैं लॉ पहले करूं कि बीसीआर पहले करूं, एज ऑफ नाउ आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप डिसीजन कब ले सकते हो? एग्जाम के 1 दिन पहले, कि ठीक है लॉ करना है बीसीआर पहले करना है। तो अभी डिसीजन मत लेना,
अभी टाइम है मेहनत करने वाला, अभी टाइम है मेहनत करने वाला, अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते। अशरफ बोलता है सर कंक्लूजन वाला पार्ट फिर से समझाओ ना, नेटवर्क इशू था। अशरफ मैंने इतना बोला कि आपने केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर, केस स्टडी कहीं से भी आ सकता है, पार्टनरशिप से आ सकता है, सेक्शन 69 से आपने उसने आपसे केस स्टडी पूछ लिया, कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, सोगा से आ सकता है, कंपनीज एक्ट से भी आ सकता है। अगर जब आप केस स्टडी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन 100% शायद राइट नहीं है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देख एक तो क्या होता है कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, और एक क्या होता है कि लग रहा है शायद ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो वैसा अगर क्वेश्चन है ना जहाँ पे आपको डाउट है कि मैं सही हूं या गलत हूं, वहां पे कंक्लूजन को अवॉइड करना, क्योंकि अगर कंक्लूजन आपने गलत लिख दिया और पेपर चेकर ने डायरेक्टली कंक्लूजन देख लिया तो आपको पूरा आंसर राइट रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि पूरा आंसर वो रॉन्ग कर देगा। तो अपन को उतना बड़ा रिस्क क्यों लेने का। तो कंक्लूजन अगर डाउटफुल है तो उसको अपन अवॉइड करेंगे। यस अशरफ, आर वी नाउ क्लियर? अशरफ, आर वी नाउ क्लियर? सनिका का एक मैसेज है सर केस लॉज में फैक्ट्स प्रोविजन कंक्लूजन फॉलो किया तो चलता है क्या? सनिका 100% चलता है, 100% चलता है। मैं आपको जहां पे दिखा रहा हूँ ना प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स जो मैंने खुद ने देखे हुए हैं। मतलब आईसीआई क्या करता है, आपके आंसर चेक करे उसने, और अगर कोई बच्चा है उस बच्चे ने अपना आंसर शीट मंगवाया अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी कि भाई मुझे देखने की कहाँ पे मार्क्स मिले, कहाँ पे मार्क्स काटे, तो मैंने इतनी सारी कॉपीज देखी है एंड आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप इस पैटर्न में लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप वैसे भी लिख सकते हो जैसा आप बोले सनिका कि हमने पहले फैक्ट लिखा, बाद में प्रोविजन लिखा, बाद में कंक्लूजन लिखा, 100% राइट, कोई कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। यस सनिका, आर वी क्लियर? अशोक का मैसेज आ गया क्लियर, सनिका सेज यस सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जो एज है ना 17, 18, 19, 20 या जो भी आपकी एज है, इसमें ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि बिकॉज वी आर नॉट वेरी मेच्योर, हम बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय भावनाओं में बह जाना? उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कंपनीज एक्ट का, लेट्स से 4 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा उसने आपसे कंपनीज एक्ट का, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, अपन भावनाओं में बह जाते हैं और अपन कहते हैं क्या करते हैं, उसमें अपन को जितना आता है ना अपन सब लिख लिख के आता है, लिख लिख के आता है वो सिर्फ 4 मार्क का या 5 मार्क का, बट हमने 2 पेज भर दिए। बहुत ही आपने गलत काम किया। आपको उस क्वेश्चन में चल मैं तो बोलता हूँ 5 में से 5 मार्क्स मिल भी गए, बट सर वो आंसर करने में आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपके जो बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे या उनको आप अच्छे से शायद नहीं प्रेजेंट कर पाओगे बिकॉज आपका टाइम बहुत ज्यादा चला गया, उसका क्या? वहां पे आपके हो सकते हैं 2-3 मार्क्स चले जाए। और अपने इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ा हुआ है, वी नो वेरी वेल व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ थोड़े से मेच्योर बनो। अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है बहुत अच्छी बात है, उसको पहले सॉल्व करना, पर उसमें बह मत जाना कि उसको लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, केस भी लिख दिया, सेक्शन भी लिख दिया, लिख रहे हो लिख रहे हो। नहीं सर, खुद को कंटेंट करना कि ठीक है 4 मार्क 5 मार्क का है, इसके लिए एक पेज लिख दिया, उतनी इज्जत दे दी, बस उतनी इज्जत बहुत है, इससे ज्यादा इज्जत ये डिजर्व नहीं करता। तो आपने एक पेज लिख दिया, 1.5 पेज लिख दिया 4-5 मार्क के लिए, इट इज मोर देन इनफ। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना 4 मार्क का 5 मार्क का, तो आप 8-10 लिख दो, इट इज मोर देन इनफ। और उसमें कंसेप्ट सारा आपका क्लियर होना चाहिए, आपको मार्क्स पक्के मिल जाएंगे, जितने मैक्सिमम पॉसिबल है उतने के सारे। दूसरा पॉइंट, बीसीए के अंदर ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर लिया कि सर हम डायग्राम बना कराएंगे, वैसा आपको हम लॉ में बोल रहे हैं एक चीज जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा आपके मार्क्स के अंदर, एंड दैट इज अंडरलाइनिंग योर आंसर्स। अगर आप सेक्शन नंबर याद करके गए हो, मतलब आप समझ लो सर आप इंडिया की पॉपुलेशन में से 10% लोगों में से हो, 10% लोग जो सेक्शन नंबर याद करके गए। बिकॉज वैसे भी बाहर कोचिंग क्लास में तो क्या बोलते हैं मेजोरिटी में कि फाउंडेशन पे सेक्शन मत करो चलेगा, बट अपने तो याद करें ना, अपने मेहनत करिए एक्स्ट्रा। तो अगर आपने मेहनत करी है तो ये आप एग्जामिनर को बताओ लिख कर, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, सपोज मैंने ऐसा लिखा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और फिर पूरा प्रोविजन पूरा डेफिनेशन। तो मेरे भाई मैं इस 2 क्लॉज 68 को अंडरलाइन करके आऊंगा ना, देख पेपर चेकर है ना, पेपर चेकर वो आपका भी बहुत अच्छे से चेक करेगा, पक्की बात है, बट हो सकता है वो अगर थोड़ा जल्दी में चेक कर रहा है तो उसका आप ध्यान खींच रहे हो कि आपको सेक्शन नंबर आता है। अब जैसे आपने उसका ध्यान खींच लिया कि आपको सेक्शन नंबर आता है, आपको केस लॉ आता है,
आपको ऑटोमेटिक मार्क्स मिलने चालू हो जाएंगे, बिकॉज पेपर चेक के दिमाग में एक इंप्रेशन पड़ जाएगा कि यार ये बच्चा तो पढ़ाकू है, ये बच्चा पढ़कर आया है, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलने लग जाएंगे। मैं आपको अभी पेपर शायद दिखाऊंगा जिसमें एक मेरा ही स्टूडेंट है, उसके कुछ लॉ में 60 में से 35 मार्क्स थे। बहुत अच्छा पेपर लिखा उसने, बट पूरे पेपर में कहीं पे भी अंडरलाइन नहीं करा, कहीं पे भी अंडरलाइन नहीं करा। अब उससे हुआ क्या प्रॉब्लम कि उसने जो अच्छा अच्छा लिख कर आया ना, वो पेपर चेक को पता ही नहीं पड़ा। हो सकता है उसने हर एक वर्ड नहीं पढ़ा होगा, और हर एक वर्ड तो वैसे भी शायद कोई भी नहीं पढ़ेगा, इतना टाइम थोड़ी होता है कि हर एक वर्ड पे पढ़ेंगे। वो आपका मेन पॉइंट्स पढ़ेगा और कंक्लूजन पढ़ेगा, तो मुझे उसका ध्यान खींचना पड़ेगा मेन पॉइंट्स के ऊपर। और इसलिए बोल रहे हैं कि अंडरलाइन करना इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और इको में वैसे भी नहीं करना, बीसीके में वैसे भी नहीं करना, बीसीआर में भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी लॉ के अंदर। तो आप अंडरलाइन क्या करेंगे, आपका मेन प्रोविजन जो आप लिख रहे हो वो आपने जैसे कि लिखा कोई क्विड प्रो क्वो, ऐसा आपने कुछ वर्ड यूज करा, तो आप उसको अंडरलाइन करोगे। आपने केस लॉ का नाम यूज करा, आप उसको अंडरलाइन करोगे। आपने सेक्शन नंबर यूज करा, तो इन केस अगर आपको लगता है कि ओके मैंने कोई चीज अच्छी लिखी है, कुछ अलग लिखी है, तो उसको आप अंडरलाइन करके आओगे। मैंने एक चीज यहाँ पे एक और मेंशन करी हुई है, प्लीज एक बार ध्यान से देखना, ओनली इफ श्योर करके लिखा हुआ है। सर मतलब अगर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा टेंशन होता है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार 2 क्लॉज 68 था या 2 क्लॉज 69 था। देख अभी आपको याद आएगा कि 268 प्राइवेट कंपनी था, 269 प्रमोटर था, अभी याद आएगा। अरे पर एग्जाम में थोड़ी याद आएगा, एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो अगर आप थोड़ा रिलैक्स नहीं हो तो आपको ऐसे कंफ्यूजन आना चालू हो जाएंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आता है ना, मत लिखना। सेक्शन को अलग से लिखने के अलग से मार्क्स नहीं है, बट गलत लिखने पे मार्क्स कटेंगे। मतलब ये एक बोलते हैं ना कि थोड़ा रिस्की वाला एरिया है कि आपने अगर सेक्शन नंबर लिखा तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बाकी पेपर आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बट अगर आपने गलत लिख दिया तो सर आपका रॉन्ग ही हो गया फिर। तो सेक्शन आपको तभी कोट करना है अगर आप 100% श्योर हो। जैसे कंपनीज एक्ट में आप मुझे अभी पता है कि आपको कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी आप मुझे फड़क करके उसका सेक्शन बोल दोगे। मैं आपको फॉरेन कंपनी बोलूं, गवर्नमेंट कंपनी बोलूं, प्रमोटर बोलूं, पब्लिक कंपनी बोलूं, प्राइवेट कंपनी बोलूं, ओपीसी बोलूं, स्मॉल कंपनी बोलूं, कुछ भी बोलूं, आप लोग आंसर कर दोगे। बट एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ा पसीना बह रहा होता है, बिकॉज हमको लगता है कि यार अच्छा पेपर करना है, अच्छा पेपर करना है। तो वहां पे अगर डाउट आए मत लिखना, पक्की बात। सनी क्या बोलती है, सर लॉ के पेपर में की पॉइंट को अंडरलाइन किया है तो चलता है क्या? सनी का अभी वही तो समझा रहे हैं कि लॉ में जो भी की पॉइंट है ना, जैसे आप वॉइड लिख रहे हो, वॉइडेबल लिख रहे हो, वॉइड एब इनिशियो लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना है। सनी का वही तो सिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर अंडरलाइन करेंगे तो उसके लिए हम अलग से पेंसिल निकाल के रखेंगे, जैसे मैं अलग से पेंसिल निकाल के रख रहा हूँ और पेंसिल से स्केल लेके मैं उसको अंडरलाइन करूँ अच्छे से। अरे नहीं भाई, इतना टाइम नहीं होगा, बीसीआर आपका काफी टाइम खा जाएगा। आपको क्या करना है, जिस ब्लैक पेन से आप आंसर कर रहे हो ना, उसी ब्लैक पेन से एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं करनी कैसे आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे लाइन है, बस एक ट्राई करना कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो गया कि आप पेंसिल और स्केल यूज नहीं कर रहे, एंड आपको जो कम्युनिकेट करना था पेपर चेकर के साथ आपने वो कम्युनिकेट भी कर दिया। तो अलग से पेंसिल्स के लेके प्लीज ऐसे मार्क करने मत बैठना। दूसरा एक मैसेज है सनी का सेस केस लॉस में भी। सनी का मैंने अभी अभी बोला कि इवन आपको केस लॉस को भी अंडरलाइन करना है। मैं तो बोलता हूँ बॉक्स बना के आ जाना, केस लॉ के अंदर बॉक्स बना के आ जाना। हुसैन बोलता है सर सेक्शन 68 इज आल्सो फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, देन हाउ टू डिस्टिंग्विश एंड रिमेंबर इट विद प्राइवेट कंपनी। 2 क्लॉज 68 आप प्राइवेट कंपनी में लिख कर आना। हुसैन 2 क्लॉज 68 आप प्राइवेट कंपनी में ही लिख कर आना। यस हुसैन, आर वी नाउ क्लियर? तो मेन बात हमने क्या बोली कि सर अंडरलाइन करना है, अलग से पेंसिल्स के से अंडरलाइन नहीं करना, जो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ना उसी से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाने का ट्राई करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपने शायद अब तक कोई नोटिस करा होगा, अपने 11th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, शायद कभी नोटिस करा होगा कि सर हम कभी कभी ना ऐसा करते हैं कि अभी कोई आंसर याद नहीं आ रहा, उसको हम छोड़ देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बाद में आके लिख देंगे। वो बाद में कभी आता नहीं है। शायद आपने ऐसा कभी महसूस करा हो, मैंने तो बहुत महसूस करा है कि कभी कोई आंसर छोड़ दिया और ऐसा सोचा कि बाद में आके करेंगे। वो बाद में कभी टाइम मिलता ही नहीं है, या मिलता है तो बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। तो मेरा आपसे एक सजेशन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जाएगा सोचने में, तो उस क्वेश्चन के लिए पेज छोड़ दो, पेज छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अगर बाद में आपको टाइम नहीं मिलता
तो आपने जो पेज छोड़ा हुआ है ना, वहां पे एक छोटा सा डैश कर दो, ऐसे लाइन मार दो, फिर पेपर चेकर को लगे कि ठीक है ये इंटेंशनली उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इंटेंशनली उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ट्राई तो करना है वैसे कि सर 100% पेपर अटेंड करें। आपके मार्क्स अगर आपको चाहिए ना कि सर 80-85 मार्क्स आए लॉ बीसीआर में, और मेरे पास स्टूडेंट्स में बहुत लोग के 85 मार्क्स इजीली आए हुए हैं, इजीली, मतलब टॉप स्कोर मेरा स्टूडेंट का 85 है अब तक लॉ बीसीआर के अंदर। वो तभी आया था जब 100% पेपर अटेंड किया था। अब अगर ऐसा सोच के आता है ना सर 5-10 मार्क का अटेंड नहीं करा और बाकी पेपर बहुत अच्छे से करा, मार्क्स मस्त आ जाएंगे, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आपको ट्राई करना है कि आप 100% पेपर अटेंड करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गप्पे मार के आ रहे हो, आप कुछ तो भी लिख कर आ रहे हो, ऐसा भी नहीं। आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ऐसे गप्पे मत मारो कि हाँ ऐसा 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 चल 1-2 मार्क मिल जाएगा, नहीं मिलेगा 1-2 मार्क। पेपर चेकर अपने पेरेंट्स नहीं, अपना कोई रिलेटिव नहीं जो अपना मार्क्स देगा, सही लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधी बात। तो गप्पे मार के बिल्कुल भी मत आना आईसीआई के पेपर के अंदर। कुछ मैसेज एक बार पढ़ रहे हैं। भावना शर्मा बोलती है सर अगर जैसे क्वेश्चन में लीगल रूल एंड ऑल पूछा है तो उसको एक्सप्लेन करना है या सिर्फ हेडलाइन लिखना है? भावना प्लीज एक एग्जांपल दो। लीगल रूल मतलब आप एक एग्जांपल दो मुझे कि कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन की बात करें, एक बार प्लीज मुझे बताओ। कोई एग्जांपल दे दो मुझे जो आप बोलना चाहते हो, तो मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपनी बाकी लोग अपनी जो लॉ की बुक है, उस लॉ की बुक में स्टार्टिंग में कहीं फर्स्ट पेज पे लिख देना। मैं तो बोलता हूँ जो हेडिंग है ना यहाँ पे, पहला पेज अपनी जो बुक का है, पहला ही पेज, वो पहले पेज पे लिख देने का कि ठीक है मुझे आंसर्स अंडरलाइन करने हैं, मुझे केस लॉस को अंडरलाइन करना है, बॉक्स बना के आना है, सेक्शन नंबर अगर लिख रहा हूँ तो उसको अंडरलाइन करके आना है, एंड ट्राई करना है कि 100% पेपर अटेंड करूँ। या आप फर्स्ट पेज पे लिख लो। तो आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब रोज बुक उठाओगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपको सुबह सुबह पहले ही पहले दिखेगा कि ठीक है मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो जब तक एग्जाम आएगा ना तब तक आपके खून में वो बात चली गई होगी कि आपको क्या क्या करना है। आपको अभी से उसको लॉ की बुक में लिख लेना चाहिए कि ठीक है मुझे पेपर में ऐसा ऐसा करके आना है। मुस्कान बोलती है सर अब चैप्टर करवाओ आईसीए टाइम कम है। मुस्कान बेसिकली मुझे जितने मैसेज आए थे पर्सनली, सबने मुझे बोला था कि सर केस लॉस करवाना, केस लॉस में डाउट्स है। तो मेरा एज ऑफ नाउ जो इंटेंशन है राइट नाउ वो केस लॉस पे ज्यादा फोकस है। बिकॉज मुझे लगता है कि आपने एक बार तो ऑब्वियसली एटलीस्ट एक बार तो पढ़ी लिया होगा। डाउट्स है डेफिनेटली विल टेक देम अप। बाकी मेरा फोकस अभी एज ऑफ नाउ केस लॉस पे होगा। बिकॉज केस लॉस एक ऐसी चीज है जो आपकी बुक में थोड़ा लीगल लैंग्वेज दिया हुआ है तो थोड़ा पढ़ने में हार्ड लगता है। केस लॉस पे अभी मेरा फोकस रहेगा। सनीगा का मैसेज है लॉ के में देखना चाहिए कि नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। अगर मेरे पास काफी सारा टाइम है तो मैं शायद एग्जांपल लिख दूंगा, पर अगर टाइम कम पड़ रहा है तो ऑब्वियसली मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा, ऑब्वियसली एग्जांपल नहीं लिखूंगा। भावना सेज डेफिनेशन और लीगल रूल। यार अगर डेफिनेशन और लीगल रूल मुझे पूछा है तो मैं उसको एज इट इज लिख कर आऊंगा। आप बोल रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है या सिर्फ हेडलाइन लिख कर आना है? देख भावना वो तो डिपेंड करेगा ना कि कितने मार्क्स का है। अगर वो मार्क्स आता है 4 या 5 मार्क्स का आता है, मतलब मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, तो मैं हेड पॉइंट कैसे लिख के आ सकता हूँ? मुझे ऑब्वियसली हेड पॉइंट के अंदर 3-4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना। और अगर बहुत ही छोटे कम मार्क्स के लिए आता है वो क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली मैं फिर हेड पॉइंट लेके आ जाऊंगा और फिर खत्म कर दूंगा। तो वो तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है। अगर वेटेज ज्यादा है मार्क्स का तो ऑब्वियसली मैं कंटेंट भी लिख कराऊंगा अलॉन्ग विद द हेड पॉइंट्स। और अगर मार्क्स कम है तो मैं शायद सिर्फ हेड पॉइंट लिख के आ जाऊंगा सारे के सारे, और होगा तो शायद एक लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाऊंगा अगर मार्क्स कम है तो भी। यस भावना, आर वी नाउ क्लियर? आर वी नाउ क्लियर? एक मैसेज है जया का, भावना से ओके सर क्लियर, ठीक है। जया का एक मैसेज है सर एक एग्जांपल लिखकर दो ना सर, बिकॉज मुझे कंस्ट्रेशन वाले में डाउट होता है। 2D भी लिखना है, उसका इंडेफिनेशन भी लिखना है, क्विड प्रो भी लिखना है, तो कौन से ऑर्डर में लिखूं? कंस्ट्रेशन का ही मुझे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। जया आपका आंसर स्टार्ट होगा एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर आप जो कंस्ट्रेशन का डेफिनेशन है समथिंग इन रिटर्न, आप वो लिख कर आओगे। अगर आपको क्विड प्रो को नहीं लिखना तो ठीक है उसको आप ओमिट कर दो। बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये सब सोचो कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या सीक्वेंस में लिखूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं सेक्शन लिखूं 2D, सबसे इंपॉर्टेंट वो है पहले। फिर मैं उसका डेफिनेशन लिखूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कहीं पे क्विड प्रो को बैठता है तो मैं लिखकर आ जाऊंगा, नहीं तो छोड़ के आ जाऊंगा। वैसे तो ट्राई करेंगे क्विड प्रो को अपन लिख दें, बट मुझे देखना पड़ेगा मेरे आंसर में वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको क्विड प्रो को लिखना चाहिए, उसको ऑनलाइन भी करना चाहिए, बिकॉज आप दिखा रहे हो सामने पेपर चेकर को कि आपको लॉ अच्छे से आता है। बट मेन फोकस किससे होगा? 2D के ऊपर। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2D से, बाद में मैं डेफिनेशन लिखूंगा समथिंग इन रिटर्न, और फिर शायद बाद में लिखूंगा क्विड प्रो को। यस जया, आर वी नाउ क्लियर?
कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है? हाँ सर, मुझे भी क्विट प्रो को लिखना है, वो लीव करना था, इस लीव नहीं करना था इसलिए। ओके ओके परफेक्ट। जैसे इस क्लियर सर, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अपने पास कुछ आधा घंटा जितना है, मैं बेसिकली आपके साथ केस लॉ डिस्कस कर रहा हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं और मैं आपके साथ डिस्कस मतलब ऐसे बुक में से पढ़ के नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, इमेजेस। वो इमेजेस से फायदा क्या होगा सर, आपको वो चीजें दिमाग में घुस जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं एक बार, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मुझे एक ये केस दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा फेमस केस है अपना, कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला, कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला। तो इसके अंदर आपको ये फोटो दिखाएंगे, इससे आपको आइडिया आएगा कि ठीक है क्या केस लॉ के अंदर था, और मैं उसको याद रखने के लिए बहुत दिखाते हैं। जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गोयदत्कर की केस लॉ है, उसके बाद बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का एक केस लॉ है, ठीक है, जहाँ पे रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बाद में मुझे एक और एक दिख रहा है, हार्वी फेसी, ये सब सारे मुझे केस लॉ दिख रहे हैं, होब्स वाला केस दिख रहा है। तो इस तरह से आपके साथ मैं भी केस लॉ डिस्कस करूंगा। उससे फायदा सिर्फ इतना होगा कि सर पिक्चर मेमोरी से हमको वो याद रह जाएगा, पिक्चर मेमोरी से हमको वो याद रह जाएगा। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं सर, आपको सामने दिख रहा है कुछ, उस पे अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, सर केस लॉ क्या था? केस लॉ था सर जनरल ऑफर के ऊपर, केस लॉ था सर जनरल ऑफर के ऊपर। सर क्या जनरल ऑफर के ऊपर केस था और क्या इसमें बोलना चाहते थे? देख, आपको दिख रहा होगा एक लेडी है, लेडी के हाथ में एक छोटा सा बॉल है। बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या बोल रहा था कि उस टाइम पे ये थोड़ा सर्दी जुकाम का थोड़ा एटमोस्फेयर था, माहौल चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि आप हमारा ये जो स्मोक बॉल है ना, इसको इनहेल करो, इसको इनहेल करो। आप इसको इनहेल करोगे तो बाद में आपको ये सर्दी जुकाम ये सब कभी भी नहीं होगा, हम आपको वादा करते हैं। एंड अगर आपको सर्दी जुकाम बाद में हो भी जाता है तो हम आपको बाद में रिवॉर्ड देंगे। तो एक लेडी थी, उस लेडी ने वैसा का वैसा ही किया जैसे उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था। उसके बाद भी उसको सर्दी हो गई, तो वो गई और उसने अपना पैसा क्लेम किया। ये पूरा केस लॉ है। अब इसको जनरल ऑफर क्यों बोलते हैं सर? बिकॉज इट इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा अगर मैं, तो सर इट इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक एट लार्ज, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं है। स्पेसिफिक आपको शायद केस लॉ याद होगा, बोल्टन वर्सेस जोन्स, किसी को याद आ रहा है? बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस लॉ है स्पेसिफिक ऑफर के लिए। तो ये वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, ये जनरल ऑफर है। तो मैं बोल्टन वर्सेस जोन्स की बात कर ही नहीं रहा हूँ, अरे मैं तो ये कार्बोनिक बॉल वाली की बात कर रहा हूँ। दर्पण, कनिष्क, निषाद, रिसल, ठीक है, इतने लोगों को याद है, भावना को याद है, ठीक है। बोल्टन वर्सेस जोन्स की बात कर रहे थे, जुनैद को याद है, वाओ। यस हुसैन, यस, परफेक्ट परफेक्ट। मैं एक बार आपकी बुक ओपन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन योर बुक। तो आपको स्पेसिफिकली बता पाऊंगा कि अपन किस एग्जैक्टली किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, और मुझे आपके साथ शेयर करना है एक पेपर भी, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मार्क्स दिए हुए हैं, वो भी आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि ठीक है यार आईसीआई किस तरह से मार्क्स देता है, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। आपके एकदम फ्रेश पेज ही ओपन करें, मार्किंग वाला ओपन नहीं कर रहा हूँ, एकदम फ्रेश पेज ओपन कर रहा हूँ, इसपे कुछ टिक करा हुआ ना हो, ठीक है। मीनवाइल आप वो सब लिख लो जो आपको मैंने बताया था अंडरलाइन करने का, केस लॉ का, वो सब आप लिख लो अपनी बुक में, अच्छा रहेगा। ओके, स्क्रीन शेयर करें आपके साथ। प्लीज हैव अ लुक। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन।
एक बार ध्यान से देखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ निशा, परफेक्ट। जैक एंड जोन्स अपन ने याद किया था, बोल्टन एंड जोन्स वाला केस था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं कुछ लिखवाऊंगा, मुझे 2 मिनट दो, पहले जो मैं बताना चाहता हूँ पहले वहां पहुंच जाते हैं। सेक्शन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं, सेक्शन नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यस सर, आ गए जहां पर आना था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉयलिंग कंपनी। अब जैसे मैं केस पढ़ूंगा ना, मुझे वो न्यूज़पेपर दिखेगा। आपको मैंने अभी न्यूज़पेपर क्यों दिखाया, पुराना न्यूज़पेपर था, वो क्यों दिखाया सर? इससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी बन जाएगी और हमको केस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देख फैक्ट्स में क्या लिखा है। इन दिस फेमस केस, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर्स दैट अ रिवॉर्ड ऑफ £100 दिख रहा था मेरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, would be given to any person who contracted influenza, मतलब basically flu, सर्दी खांसी, after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Ball Company according to printed directions, कि भाई ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना, तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। One lady, Mrs. Cardwell, used the smoke balls as per the directions of the company, जैसा बोला था वैसा सही किया, and even then suffered from influenza, उसको उस तरह से यूज करने के बाद भी सर्दी जुकाम हो गया। Held she could recover the amount as by using the smoke balls, she had accepted the offer। अब क्योंकि ये जनरल ऑफर था, ये सबके लिए ओपन था, तो उसने भी वैसा वैसा ही किया जैसा बोला गया था, तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसको अब पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे ये पिक्चर दिमाग में आना ही चाहिए। लेट मी नो इफ वी आर क्लियर विद जनरल ऑफर। क्या हम लोग क्लियर हैं? तो फिर मैं अगले केस पर बढ़ूंगा फटाफट। यहां तक क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। जुनैद, जया, क्रिश, आशिल, दर्पण, जीत, दिव्याक्षी, कनिष्क, रिंकल, मुस्कान, रिसल, आदित्य, फरदीन, अवधूत, वैष्णवी, संतोष, आदि। ठीक है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। निशा, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। वापस से अपन आईसीए की मॉड्यूल पे आ जाते हैं। देख अगला क्या लिखा है इसके अंदर, केस लॉ देखना, बोल्टन वर्सेस जोन्स। अब हम जब रेगुलर लेक्चर लेते हैं ना, रेगुलर लेक्चर मतलब जब पूरा अच्छे से हम लोग और हर एक वर्ड डिस्कस करते हैं क्लासेस के अंदर, तो वहां पे ऐसा याद करवाते हैं, आपको भी मैं याद करवा रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक ऑफर का केस लॉ कैसे याद करूंगा। देखिए, ये तो याद हो गया, जनरल ऑफर तो याद हो गया सर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉयलिंग कंपनी। कार्लिल को दर्द हुआ था तो उसने केस ठोका था, तो प्लेंटिफ। और किस पे केस ठोका था? कार्बोलिक स्मोक बॉयल कंपनी पे, तो उसका नाम बाद में आया, कार्लिल का नाम पहले आ गया। वेरी 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 इजी, बात ही खत्म हो गई। सर मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर कैसे याद रखेंगे, उसका आपको तरीका बता रहा हूँ। देख, एक बहुत फेमस ब्रांड है जो आई थिंक अपन सबने नाम सुना हुआ है और शायद यूज भी करा हुआ है, जैक एंड जोन्स। इट इज अ क्लोथिंग ब्रांड, जैक एंड जोन्स। तो ऐसा दिमाग में रखना कि अगर मैं जीन्स पहनूंगा ना, अगर मैं जीन्स पहनूंगा या अगर मैं शर्ट पहनूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जैक एंड जोन्स की ही पहनूंगा। इस आपको याद क्या रहेगा? स्पेसिफिक, कि यार मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ कौन से ब्रांड की मैं जीन्स पहनता हूँ, और जीन्स का नाम क्या था? जैक एंड जोन्स। जोन्स आपको याद रह जाएगा, बोल्टन एंड जोन्स स्पेसिफिक ऑफर के लिए था, कि सर जिसको ऑफर किया है वही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर क्लियर? मैं क्या बोलना चाहता हूँ जैक एंड जोन्स से, कि सर हम सिर्फ एक ही ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, स्पेसिफिक है हम ब्रांड के लिए, और उससे याद रहेगा जैक एंड जोन्स से याद रहेगा बोल्टन एंड जोन्स। आर वी क्लियर? जुनैद, रिसल, मुस्कान, रिंकल, निशा, फरदीन, अवधूत, आशिल, जीत, अविरल, ठीक है, 10-12 लोग मुझे दिख रहे हैं एक्टिव अभी फिलहाल। हितेश, दिव्याक्षी, क्रिश, शेफाली, सनिका, भावना, संतोष, आदि, आदित्य, कनिष्क। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ 32 लोग हैं अपन अभी फिलहाल ऑनलाइन, और उनका मैसेज आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गोयदत्त पे आ जाते हैं। ठीक है, लालमन शुक्ला वर्सेस गोयदत्त पे आ जाते हैं। ये पढ़ने से पहले जय पूछना, जय प्लीज आस्क मी फटाफट। पहले अपन जाते हैं पिक्चर मेमोरी के ऊपर। ये देखा, उसके बाद अगला देखना है, नेक्स्ट वन। ये सर आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ इमेज दिख रही होगी, उस इमेज पे फोकस करना। इमेज से चीजें याद हो जाती है परमानेंट, ठीक है, क्योंकि दिमाग में वो फोटो छप जाती है। अब क्या लिखा हुआ है, गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला। अब फोटो को देख के मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि गौरी दत्त एक ओल्ड लेडी है
उसका एक नेफ्यू है और एक सर्वेंट है, सर्वेंट का नाम क्या है, लालमन शुक्ला। तो इस फोटो को अपने दिमाग में एक बार सोच के रखो, बस सिर्फ सोच के रखो। फिर अपन जब केस लॉ पढ़ेंगे ना, तो ये फोटो सारी याद आएगी अपन को, और एग्जाम तक क्या, मैं तो बोलता हूँ लाइफ टाइम आपको याद रह जाएगा। वापस एक बार बुक में जाते हैं, अपन फोटो देखेंगे, बुक में जाएंगे, फोटो देखेंगे, बुक में जाएंगे। ठीक है, मैं आ गया सर बुक के ऊपर, मैं आ गया सर बुक के ऊपर। एक मैसेज भी है, मुझे मैसेज भी मैसेज पढ़ता हूँ, मुझे बस एक सेकंड दो। आई रीड द मैसेज, डोंट वरी। फैक्ट्स, गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट एल लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। उसका नेफ्यू घूम गया था, मिल नहीं रहा था, तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को बोला कि जा उसको ढूंढ के लेकर आ। वो चला गया। बाद में वो लिखा है, he then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to certain reward, कि भाई जो भी उस नेफ्यू को ढूंढ देगा उसको हम इनाम देंगे। बट ये इनाम लालमन को तो बताया नहीं था, जो नौकर था उसको तो बताया नहीं था। उसको तो मैंने क्या बोला था कि भाई तो ढूंढ के लेकर आ, देखो हम वैसे ही पैसा देते हैं ना, नौकरी करते हैं, पैसा देते हैं, तो उस नौकरी के पैसा ही में से ही तो उसको ढूंढ के लेकर आ, देखो हमने काम दिया। जब वो ढूंढने चला गया, उसके बाद हमने एक अवार्ड अनाउंस करा कि भाई जो भी उस नेफ्यू को ढूंढ लेगा उसको हम पैसे देंगे। ठीक है सर, बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट, सर जो लालमन था, जो हमारा नौकर था, वो उस बच्चे को ढूंढ के लेकर आ गया। एल ट्रेस्ड द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। उसने बच्चा तो ढूंढ गया, उसको पता नहीं था ऐसा कोई अवार्ड भी है, पर बच्चा ढूंढ के लेकर आ गया। बाद में जब बच्चा ढूंढ के लेकर जब घर पे पहुंचा, तो उसको पता पड़ा कि अच्छा इस बच्चे को ढूंढने पे तो इनाम था। तो वो जाता है गौरी दत्त के पास और गौरी दत्त को बोलता है कि भाई मुझे मेरा इनाम चाहिए। एक आगे क्या लिखा, सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो अबाउट द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट। उसने उसको मांगा। हेल्ड मतलब जजमेंट आया, he was not entitled to the reward as he did not know the offer। अरे आपको जब ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो आप उसको एक्सेप्ट ही कैसे कर सकते हो, आप रिवॉर्ड मांग ही कैसे सकते हो, आपको तो पता ही नहीं था। अब ये हो गया केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। एक बार खुद भी देखो उसको बुक में से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जय जय, तो प्रोविजन में क्या लिखूं? जय देखो, अपन पहले जो अपन लिख रहे हैं प्रोविजन लिख रहे हैं, सबसे पहला पैराग्राफ होना जो होगा, उसमें हम केस लॉ लिखेंगे, एज डिसाइडेड इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बाद में लालमन शुक्ला गौरी दत्त में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इधर इधर ये 4 लाइन, यही 4 लाइन आपको चिपका के आनी एग्जाम के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, आप वर्ड टू वर्ड मत लिखो, बट आप जो बोलना चाहते हो ना वो यही होना चाहिए। ये आप लिखोगे प्रोविजन के अंदर, एंड फिर आप चालू करोगे अपना एनालिसिस वाला पार्ट। यस जया, आर वी नाउ क्लियर? आर वी नाउ क्लियर? दिव्याक्ष आपका मैसेज राइट है, रिसल आपका मैसेज भी राइट है, दर्पण आपका मैसेज राइट है, भावना आपका मैसेज राइट है, जय सेज ओके सर क्लियर, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपन आगे बढ़ेंगे। फरदीन अविरल का मैसेज आ गया, अब्दुल का मैसेज आ गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने केस लॉस कवर कर सकूं ना, वो सब आपको कवर तो क्या आपको याद भी करवा दूं नाम के साथ। ये मेरा आज का ट्राई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज अपने कंपनीज एक्ट के अंदर भी कुछ 8 केस लॉस करे थे कल। 5 लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाले, एक खुद कॉर्पोरेट विल वाला सालोमन वाला 6, उसके बाद टर्कॉन्ड वाला और एक एशबरी वाला। 8 केस लॉस अपने कल करे थे कंपनीज एक्ट में। तो यहाँ पे भी ट्राई करें, कम से कम 8 तो कर लें यार, कम से कम इंपॉर्टेंट वाले 8 तो कर लें। ये अपना ट्राई रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी, पहले आपको फोटो दिखाएंगे, उसके बाद बुक में से पढ़ेंगे। यस सर, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक। मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है और उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट प्राइस एक्सेप्टेबल 900 पाउंड, और नीचे लिखा है वेलकम टू बम्पर हॉल फार्म। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और लिखा है लोएस्ट प्राइस एक्सेप्टेबल 900 पाउंड। बस इतना सा ही लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये हमने पिक्चर देखी और दिमाग में पिक्चर को बिठाया। अब बुक में जाते हैं कि यार बुक में क्या लिखा हुआ है, तो अपन को हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, लेट्स गो टू बैक टू द बुक। ये आपके सामने बुक में बोलता है, इन दिस केस प्रिवी काउंसिल, मतलब कोर्ट की बात करें, प्रिवी काउंसिल सस्टेनेबली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इनविटेशन टू ऑफर। एग्जाम वालों का ये हॉट फेवरेट टॉपिक है। या तो आपको डिफरेंस पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑफर इनविटेशन टू ऑफर, या आपसे वो केस स्टडी बना के पूछेंगे। तो हार्वी वर्सेस फेसी सर आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत ही ज्यादा। यस दर्पण आपका मैसेज राइट है, दिव्याक्ष आपका मैसेज राइट है, रिसल का राइट है।
आपको आता तो है बे, लोग मुझे आंसर कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है? आपको आता तो है सब कुछ, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ हमने जो पढ़ा है हमको अच्छे से आता है, ठीक है। इन द गिवन केस द प्लेंटिफ्स, मतलब जिनको दर्द है, प्लेंटिफ्स थ्रू अ टेलीग्राम आस्क द डिफेंडेंट्स टू क्वेश्चंस। सर दो सवाल पूछे, क्या? पहला, विल यू सेल अस बम्पर बॉल पेन, बम्पर हॉल पेन व्हाटएवर, और दूसरा क्या पूछा? टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। ये दो सवाल पूछे गए टेलीग्राम के, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों ने ऐसा एक टेलीग्राम भेजा, क्वेश्चन नंबर 2 का रिप्लाई करा, सिर्फ इस क्वेश्चन का। देखना आपके लिए मार्क करके बताता हूँ, उसने रिप्लाई करा सिर्फ इस चीज का। द डिफेंडेंट्स रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन इज 900 pounds. The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hot pen at 900 pound. However, the defendant refused to sell the property at the price. Defendant ने बोला कि हम क्यों बेचें, हमने तो खाली ये बताया कि कम से कम इतना भाव होगा, कम से कम। हमने ये कब बोला कि हम बेचने को तैयार हैं? मैटर चला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया सर? कोर्ट ने बोला they made no offer at all. Their lordships held that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. Just because हमने आपको उसका भाव बताया कि हम कम से कम इतने में बेचेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बेचना है। तो आप आके ये नहीं बोल सकते कि लाओ हमको बेचो ही बेचो, नहीं बेचेंगे। ये पता है कैसा है, जैसे दुकानों में सामान पड़ता है ना, दुकानों में सामान डिस्प्ले पे होता है, वहां पे भी यही होता है। वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉलेज ने आपको आप एग्जाम हॉल में थे, आपने 12th का एग्जाम दिया, बोर्ड्स का एग्जाम दिया आपने, और आपका जो एग्जाम सेंटर था वहां पे कॉलेज वाले आए और आपको प्रोस्पेक्टस दे रहे थे कि ये लो हमारा प्रोस्पेक्टस, लो हमारे कॉलेज में आके अप्लाई करना। तो कॉलेज वाले आपको बेसिकली प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं। अब आपने वो प्रोस्पेक्टस ले लिया, आपने घर जाके पढ़ा कि यार कॉलेज तो बहुत अच्छी है, आपके 12th का मार्क्स आए और आपके 12th में मार्क्स आए 85%, 85% आपके मार्क्स आए। आपने कॉलेज में गए और कॉलेज में बोला कि लाओ मुझे एडमिशन दो। कॉलेज ने बोला कि यार हमारे यहाँ पे कट ऑफ तो 90% है, हम आपको कैसे एडमिशन दे सकते हैं, 90% क्राइटेरिया है हमारा तो एडमिशन के लिए। आपने बोला कि ऐसा क्या बोल रहे हो बे, तुम आके हमको प्रोस्पेक्टस से गए थे, अब आपको हमको एडमिशन देना पड़ेगा। कॉलेज क्या बोलेगा आपको? ओ भाई, प्रोस्पेक्टस वाज इनविटेशन टू ऑफर। फिर आप हमको ऑफर दोगे कि आपको एडमिशन चाहिए, अगर हमको अच्छा लगा आपके क्राइटेरिया को देखकर, तब जाके आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर, ऑफर से एक्सेप्टेंस, इनविटेशन टू ऑफर से डायरेक्टली एक्सेप्टेंस में नहीं जा सकते। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, पहले होगा इनविटेशन टू ऑफर, यहां से आएगा ऑफर और यहां से आएगा एक्सेप्टेंस। आप अगर डायरेक्टली यहां से यहां जाना चाहते हो तो वो नहीं होगा। किसको समझ गया विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल? किसको समझ गया? मेरे हिसाब से इससे अच्छा एग्जांपल दुनिया में हो ही नहीं सकता ऑफर एंड इनविटेशन ऑफर को समझने के लिए। इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता दुनिया में। आर वी क्लियर? मेरे पास कुछ 15 मैसेज हैं जो मुझे बोल रहे हैं समझा, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। अगर डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो सर, प्लीज 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 प्लीज। जुनैद को समझा, जुनैद, आविरल, रिसल, जया, आशिल, रिंकल, शेफाली, क्रिश, जीत, दर्पण, हितेश, मुस्कान, शुभम, भावना, फरदीन, अवधूत, आदित्य, सबके मैसेज आ गए। कनिष्क, संतोष, आदि, निशा, दिव्याक्षी, सनिका, सबके मैसेज आ गए। ठीक है, तो ये हमको एक और केस समझा, ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर वाला, हार्वी वर्सेस फेसी। ठीक है सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जितने केस मैं आपको करवा सकता हूँ ना 7:30 तक, मैं आपको सारे केस करवा दूंगा। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है ना, आप मुझे मैसेज करो, आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करो, अपन उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से। देखिए डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ठीक है, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में वो ये लाइन दे देंगे और आपको बोलेंगे इसको समझाओ। एग्जाम में आपको ये लाइन दे देंगे और आपको बोलेंगे इसको समझाओ। तो आपको ये सब लिख के आना पड़ेगा अपनी खुद की लैंग्वेज में। आपको ये नहीं बोला आपको एज इट इज लॉ की लैंग्वेज में लिख के आना पड़ेगा, नहीं, आपको ये थोड़ा बहुत लॉ की लैंग्वेज और थोड़ी बहुत खुद की लैंग्वेज में लिख के आना पड़ेगा। यस मुस्कान, अपन वहां पे आएंगे, डोंट वरी। बोल्टन वर्सेस जोन्स अपन ने डिस्कस किया, जनरल ऑफर वाला। कार्बोलिक भी अपने डिस्कस कर लिया। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट केस मुझे डिस्कस करना है आपके साथ।
तीन चार और मेरे दिमाग में, एक ये है वेरी इंपॉर्टेंट, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, mere silence is no acceptance। तो ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, पहले तो हम फोटो देखेंगे, फोटो से उसको हमने दिमाग में घुसा देंगे और फिर उसको हम याद करेंगे। तो आपके लिए पहले एक फोटो इमेज ओपन कर रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ, और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? यस सर, फोकस करना एक बार इमेज के ऊपर, फोकस करना एक बार इमेज के ऊपर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सर एक अंकल हैं, एक छोटा कोई बच्चा है और एक घोड़ा है, और एक वहां पे घोड़ों को रखने का मुझे कोई स्टेबल दिख रहा है। ऐसा कुछ मेरे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, बस इसको दिमाग में रखना कि ऐसा कुछ मैंने देखा था। इतना भी दिमाग में रख लिया ना सर, हमको याद रह जाएगा कि ठीक है केस लॉ के अंदर था क्या। अगर मैं आपको इस केस लॉ का समरी दूं तो सर पूरा केस लॉ डिपेंडेंट था शर्म के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर। क्या था एक बार पढ़ते हैं। F uncle offered to buy his nephew's horse. Hear more about it. I shall consider the horse mine at £30। मतलब अंकल अपने नेफ्यू को बोलता है कि भाई मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये घोड़ा मैं ही खरीदूंगा और इसको मैं 30 पाउंड में खरीदूंगा, ठीक है? आगे अब नेफ्यू तो क्या, नेफ्यू को ऐसा लगा कि यार मेरे अंकल है, मैं इनको कैसे मना करूं। तो नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल। जो अंकल थे एफ, उनको नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं करा, बिकॉज नेफ्यू को थोड़ा सा लग रहा था कि यार क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझसे बड़े हैं, तो वो चुप रहा। फिर क्या हुआ सर? He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle। अब नेफ्यू ने क्या करा, अपने ऑक्शनर को बोला जो घोड़ों का ऑक्शन करता था कि भाई इस घोड़े को साइड में निकाल के रख देना, इसको बेचना मत, बिकॉज ये मैं शायद मेरे अंकल को दे दूंगा। ऑक्शन ने बोला ठीक है। अब ऑक्शनर को याद नहीं रहा जो भी था, ऑक्शन ने उस घोड़े को बेच दिया। ये क्या बोलता है? बाय मिस्टेक, कलर चेंज कर रहा हूं, बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स। बोला क्या था नेफ्यू ने कि साइड में निकाल के रखना, बेचना मत, पर ऑक्शन ने उसको बेच दिया गलती से। अब क्या हुआ? एफ सूड हिम फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि भाई क्यों बेचा। हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम। मतलब मैं आपको मोटा मोटी बोलूं ना कि सर केस में होना क्या था। अगर केस आपको ठोकना ही था ना, तो केस पता है कौन ठोकता? नेफ्यू ठोकता ऑक्शनियर के ऊपर, नेफ्यू केस ठोकता ऑक्शनर के ऊपर। यहां पे क्या हुआ सर? अंकल ने केस ठोका ऑक्शनर के ऊपर। अरे वो तो गलत हो गया ना। ऑक्शनर बोलेगा कि भाई अपनी कुछ एक्सेप्टेंस वेक्टेप्टेंस कुछ कम्युनिकेशन कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम केस कैसे ठोक सकता है? और जजमेंट भी ऑक्शनर के फेवर में आया कि सर अंकल केस नहीं ठोक सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ नहीं था, और मोर ओवर ऑक्शनर जो भी काम कर रहा था वो काम कर रहा था उसके नेफ्यू के बोलने पे, अंकल के बोलने पे काम नहीं कर रहा था। तो केस अगर ठोकना ही था तो नेफ्यू ठोकता, अंकल नहीं ठोकते। किसको समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया क्या बोलना चाहते हैं? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले 1862 का केस है। आर वी क्लियर विद द सीन? अब्दुल, ट्विंकल, क्रिश, आदित्य, जीत, मुस्कान, हितेश, आशिल, शेफाली, जया, दिव्याक्षी, दर्पण, भावना, ठीक है, फरदीन, ठीक है, ओके कूल। अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, हुसैन, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक और कोई इंपॉर्टेंट केस ढूंढते हैं। इसके बाद भी अगर कोई बच जाता है ना, आपको लगता है सर ये समझ में नहीं आया, आप प्लीज मुझे मैसेज करो, अब हम उसको 100% डिस्कस करें, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, हेडिंग देखना, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुना एक बार। यहाँ पे जो लोग बॉम्बे में रहते हैं ना, जो लोग मुंबई में रहते हैं, उन्होंने डेफिनेटली लोकल ट्रेन में ट्रैवल करा होगा, डेफिनेटली लोकल ट्रेन में ट्रैवल करा होगा, या आप मुंबई में नहीं भी रहते हो तो आपने ट्रेन में ट्रैवल करा होगा। कभी नोटिस करना, आपको टिकट के पीछे ना बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई मिलती है, आपको टिकट के पीछे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई मिलती है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। बोला क्या जाता है कि सर टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया ना, तो ऐसा मान लेंगे कि आपने उनको पढ़ लिया, और पढ़ने लिया आपने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया, ऐसा मान लेंगे। बट फिर इसमें एक्सेप्शन है, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब कंडीशन लिखी हुई होगी तो सर उसको आप मान नहीं सकते, उसको आप नहीं मानोगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी।
लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। एक केस क्या बोलता है, पी डिलीवर्ड सम क्लोथ्स टू ड्राई क्लीनर फॉर व्हिच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसीट containing a condition that in case of loss customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article। मतलब कितना खतरनाक लिखा हुआ है। मतलब मैं वहां पे मेरा एक कपड़ा देता हूँ ड्राई क्लीन करने के लिए, कपड़ा है लेट्स से 5,000 रुपए का, ठीक है, ब्लेजर वेजर कुछ है, ड्राई क्लीन के लिए दिया है मैंने 5,000 रुपए का। ड्राई क्लीन वाला क्या बोलता है, उसकी कंडीशन क्या लिखी हुई है उसमें रिसिप्ट के पीछे, कि अगर हमसे ये घूम जाता है ना आपका ब्लेजर, तो आपको 5,000 रुपए में से हम लोग खाली 750 रुपए ही देंगे। अरे पागल है क्या, ये तो फिर कितना अच्छा बिजनेस हो गया कि लोगों से ड्राई क्लीन पे कपड़ा लो, ऐसा बोल दो घूम गया, और बाद में उनको 15% पैसे दे दो और कपड़ा अपना खुद रख लो। अरे कितना गलत है नहीं ये तो उसके ऊपर एक केस लॉ है कि सर अगर आपने कुछ बहुत ही अजीब कंडीशन रखी होगी ना सर, वो नहीं चलेगा। नाउ थोड़ा डीप में हो जाएगा, बट मैं आपको फिर भी समझाना चाहता हूँ लॉ किस तरह पढ़ते हैं। देख, लिली वाइट कौन था सर, वो ड्राई क्लीन वाला। मन्नू स्वामी कौन था, जिसका कपड़ा खो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया सर, कि जिसको दर्द होता है ना, दर्द, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, उसका नाम पहले आता है, और जिसके खिलाफ केस ठोकते हैं ना, उसका नाम बाद में आता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे तो मन्नू स्वामी का नाम पहले आना चाहिए ना, बिकॉज उसके कपड़े घूमे हैं, उसको खाली 15% रुपए मिल रहे हैं, तो दर्द तो उसको है, तो उसका नाम पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे लिली वाइट का नाम पहले क्यों है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? क्या आपके पास इसका आंसर है? आई एम वेटिंग। आई थिंक मेरा क्वेश्चन तो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वेटिंग। दर्पण जो भी है मुझे प्लीज बताओ फटाफट। दर्पण होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, इट इज 100% ओके। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सर पर उसमें 2 डेट दी है ना, 1966 भी और 1970 भी है, तो कौन सा करे? इग्नोर। सर आई थॉट मन्नू स्वामी इज ड्राई क्लीनर टिल नाउ। अरे दिव्याक्षी दीदी क्या कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सुनना। जुनैद का आंसर रॉन्ग है, ठीक है, दिव्याक्षी का रॉन्ग है ऑब्वियसली, कनिष्क का रॉन्ग है, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना, मतलब इन शॉर्ट आपको नहीं पता था, मैं बोल रहा हूँ सुनना, एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। देख, पहले ना केस ठोका था ऑब्वियसली मन्नू स्वामी ने, बाद में जिसको नुकसान हुआ था, तो मन्नू स्वामी केस जीत गया। अब उस केस के खिलाफ लिली वाइट ने केस ठोका, मतलब जैसे क्या हुआ, मन्नू स्वामी ने केस ठोका हाई कोर्ट में, एग्जांपल ले रहे हैं, मन्नू स्वामी ने केस ठोका हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में मन्नू स्वामी जीत गया, तो लिली वाइट हार गया। अब क्या करता है, हाई कोर्ट के केस को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब किसने केस ठोका, लिली वाइट ने केस ठोका जजमेंट के खिलाफ, हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, तो लिली वाइट का नाम पहले आ गया। आई थिंक ये सबको आज पहली बार ही पता होगा। लेट मी नो इफ यू आर क्लियर। आर वी क्लियर कि सर लिली वाइट का नाम पहले क्यों है? आर वी क्लियर? मुझे ऐसा लगता है ये सबको आज ही पता पड़ा होगा पहली बार। हितेश, क्रिश, मुस्कान, जया, जुनैद, अवधूत, फरदीन, आविरल, रिंकल, कनिष्क, साईराज, भावना, कनिष्क, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने दो केस और डिस्कस करे, अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे और बहुत केस डिस्कस करने के साथ, जितना मेरे पास टाइम में सारे डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट वाले। कार्ले रिपीट हुआ है तो उसको ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज ही खोलता हूँ, इमेज से अपन को आई थिंक ज्यादा आइडिया आ जाएगा। एक सेकेंड। ये सर यहाँ पे आते हैं, दो केस मुझे डिस्कस करने इंपॉर्टेंट वाले। एक तो ये रहा बेल्फर वर्सेस बेल्फर। मैं आपको पूरा केस का इन डेप्थ बता देता हूँ, केस में क्या क्या हुआ था, और मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, इससे आपको फायदा क्या होगा कि सर आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है, आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि सर ठीक है केस लॉ के अंदर क्या था। सुना, ये मियाँ बीवी थे, देख ना, सेम नाम है ना, बेल्फर, वो उनका सरनेम है। जैसे मैं हूँ विश्वनाथ शर्मा, लेट्स से मेरा कोई भाई है XYZ शर्मा, तो मेरा भाई मुझ पे केस ठोकेगा तो केस लॉ क्या होगा, शर्मा वर्सेस शर्मा। तो वैसे यहाँ पे मियाँ बीवी थे, इसलिए नाम सेम ही है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब ये लोग रहते थे इंग्लैंड में, अब जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड, उसका जॉब लगता है श्रीलंका में, सिलोन लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसका जॉब लगता है श्रीलंका में। तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ श्रीलंका शिफ्ट हो जाता है, वहीं पे काम करता है और वहीं पे पैसा खर्च करता है। सडनली उसकी जो बीवी होती है ना बेल्फर की, मिसेस बेल्फर, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो
पति अपनी बीवी को लेके वापस इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड जाके उसको बोलता है कि तू एक काम कर, तू यहाँ पे रेस्ट कर थोड़ा टाइम पे, मेरे साथ वापस श्रीलंका मत आ बिजनेस में, तू रेस्ट कर, ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। बेल्फोर्ड बोलते ठीक है मैं यहाँ पे रह तो लूंगी, इंग्लैंड में ही रह लूंगी, तुम श्रीलंका चले जाना, बट यहाँ पे जो भी खर्चे वर्चे होंगे, मेडिसिन के खर्चे, रहने के खर्चे, खाने के खर्चे, खर्चे, उसका क्या करेंगे? ऐसा कौन बोल रही है? बीवी। ऐसा कौन बोल रही है? बीवी। हस्बैंड क्या बोलता है कि यार तू उसका टेंशन मत ले, तू उसका टेंशन मत ले, मैं तेरे को श्रीलंका से पैसे भिजवाऊंगा और तेरा जो भी यहाँ पे खर्चा हो रहा है ना, उतना पैसा मैं तेरे को भिजवाऊंगा। बीवी खुश हो गई कि चलो तबीयत खराब है तो यहाँ पे रह भी ली, रेस्ट भी हो जाएगा और अपना खर्चा भी निकल जाएगा। ऐसा बोल के जो पति है वो चला जाता है वापस श्रीलंका अपनी नौकरी पे। कुछ टाइम तो पैसा भेजता है वो पति अपनी पत्नी को, बाद में पैसा भेजना बंद कर देता है। पत्नी पति को बोलती है कि तो पैसा क्यों नहीं भेज रहा? पति बोलता है नहीं भेजूंगा। पत्नी बोलती है मैं तेरे खिलाफ केस फाइल करूंगी कि तूने मुझे बोला था पैसे भेजेगा, तूने मुझे प्रॉमिस किया था, अग्रीमेंट हुआ था, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब उसको फॉलो नहीं कर रहा। पति बोलता है ठीक है तो केस फाइल कर दे। बीवी जाके केस फाइल कर देती है। मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जजमेंट आता है कि देखो तुम्हारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो एक सोशल अग्रीमेंट है। यहाँ पे कहीं पे भी इंटेंशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, और क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कभी इंटेंशन था ही नहीं, बीवी केस हार गई। बीवी केस हार गई। किसको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट बोलते हैं बेसिकली ये सब। आर वी क्लियर विद द सेम? ये आपको मैंने पूरा डेप्थ में बताया कि असली में केस लॉ में क्या हुआ था। आर वी क्लियर? जया, जुनैद, हितेश, रिंकल, आविरल, जीत, साईराज, क्रिश, भावना, आदित्य, फरदीन, सनिका मैं आता उसको 2 मिनट में, मुस्कान, वैष्णवी, दिव्याक्षी, ठीक है, संतोष, आदि, ठीक है, शेफाली, ठीक है। देख एक मुझे मैसेज आया सनिका का कि सर रिटर्न में होता ऐसा सब होता तो क्या करते। मैं आपको बताऊं आपकी आईसीए के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए ना इस टॉपिक के ऊपर, सब में फाइनली कंक्लूजन जजमेंट यही दिया आईसीए ने कि ये एक सोशल अग्रीमेंट है और यहाँ पे कहीं पे भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। ऑल्दो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो अगर सब कुछ लिखित में होता है ना कि हाँ भाई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है तो आप केस ठोक सकते हो, बट आईसीए के जो आंसर्स देखे गए हैं उनमें आप नोटिस करोगे आरटीपी वाटीपी के अंदर कि यार उन्होंने फाइनली कंक्लूजन ये दिया है कि केस नहीं ठोक सकते। अगर आप पास क्वेश्चन खोल के देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सनी का आरवी क्लियर? क्या बोलना चाह रहे हैं प्लीज लेट मी नो फर्स्ट। मीनवाइल मैं दूसरी शेयर करूंगा। ये सर अगले पे जा रहे हैं। वाले केस पे जा रहे हैं। सुनना आपकी बुक में कीवेट एम्प्टर बेसिकली काफी लोग मुझे बोल भी रहे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, तो एक बार उनकी बात भी समझ में आ जाएगी। प्लीज एक बार सुनना ध्यान से। वार्ड वर्सेस हॉब्स की बात करें। जुनैद बोलता है सर एग्जाम में हो नो ही लिखे राइटिंग में हो तो भी। जुनैद मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार गो थ्रू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और उसका एक बार कंक्लूजन देखो, उससे आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि आईसीआई क्या चाहता है। अगर आपके पास नहीं है वो तो मुझे बोलना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। भावना बोलती है यस भावना वही डिस्कस करें, लेटर बाय बी अवेयर केवेट एम्प्टर वाला केस लॉ। बेसिकली बात करें अपन वार्ड वर्सेस हॉब्स जो अपन को बुक में दिया हुआ है उसकी अपन बात कर रहे हैं। केस में बेसिकली हुआ क्या था सर, एक जन पिग्स परचेज करने जाता है, पिग्स का फार्म होता है वहां पे, पिग्स परचेज करने जाता है, वो वहां पे जाके पिग्स को देखता है और पिग्स परचेज करके अपने खुद के फार्म में लेकर आ जाता है। जब वो खुद के फार्म में लेके आ जाता है तो पता पड़ता है कि सर वो जो पिग्स वो लेकर आया था ना वो सब बीमार थे और उनकी वजह से सारे के सारे पिग्स, उसके खुद के पिग्स सब मर गए। मतलब मैं जाता हूँ दुकान में और दुकान से मैं लेट्स से एक एप्पल खरीद के लाता हूँ, अब वो एप्पल खराब था, वो एप्पल लाके जो मेरे घर पे एप्पल्स पड़े हुए ना उनके साथ मैंने एप्पल्स को रख दिया, अब उस एप्पल से मेरे बाकी एप्पल्स भी खराब हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि सामने वाले एप्पल पे वाले पे मैं केस ठोक दूं जिससे मुझे एप्पल बेचा था वो खराब वाला। तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ कि हम पिग खरीदने गए थे और हम पिग्स को लेकर आ गए खुद के फार्म में, और जैसे खुद के फार्म में लेकर आए हमारे सारे पिग्स बीमार पड़ गए और सब मर गए। तो हमको दर्द हुआ, तो हमको हमारे पैसे रिकवर करने थे जो पिग्स का नुकसान हुआ उसका। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कीवेट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। आप जब पिग्स खरीदने गए थे आपने खुद ने देखा था कि वो पिग्स थोड़े सुस्त थे, थोड़ा स्मेल आ रहा था, हेल्दी नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, कंडीशन बहुत खराब थी वहां पे, फिर भी आपने उन पिग्स को खरीदा और उनको अपने खुद के फार्म में लेकर आ गए और फिर आपके पिग्स मर गए। तो इसमें आपकी तो गलती है। आप जब पिग्स खरीदने गए थे तो आपको ध्यान से खरीदना चाहिए था, आपको
संभल के खरीदना चाहिए था कि हाँ पिक्स की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, शायद ये बीमार हैं, शायद ये बीमारी फैला देंगे मेरे खुद के पिक्स को भी। ये आपको सोच समझ के परचेज करना चाहिए था। अब क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, आपने सोच समझ के नहीं परचेज किया, ये आपकी ही गलती है और आपको कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऐसा जजमेंट आया वॉर्ड वर्सेस हॉब्स में, ऐसा जजमेंट आया वॉर्ड वर्सेस हॉब्स में। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? एक दो जन ने मुझसे डाउट भी पूछा है, एक और केस लॉ में वो भी डिस्कस कर लूंगा जो मुझे डाउट आया अभी अभी। 2 लोगों ने पूछा मुझसे, मैं वो डाउट बस सर्च कर रहा हूँ, 2 मिनट। कौन सा था? 2 लोगों ने एक ही डाउट पूछा मुझसे, एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे कौन सा था डाउट? हाँ ये रहा, चिन्नया वर्सेस रमैया वाला डाउट। ठीक है, चिन्नया वर्सेस रमैया वाला डाउट है, उसको डिस्कस करें एक बार, एंड आई थिंक उसके बाद विल डिस्कस अ बिट मोर अबाउट एग्जामिनेशंस और फिर अपन लेक्चर एंड करेंगे। एक बार मैं ऋषिकेश सर को बोल रहा हूँ, एक बार आ जाए वो, बिकॉज आई थिंक विल एंड इन 5 मिनट्स। फदीन का मैसेज है, इग्नोरेंट वाला वाइल मेकिंग परचेज लिखेंगे तो चलेगा ना? फदीन यार चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वॉर्ड वर्सेस हॉब्स को याद करना मुश्किल नहीं है। लाइक हमारे जो बच्चे हैं रेगुलर क्लास वाले, उनको तो ईयर भी याद है। जैसे दर्पण है यहाँ पे एक बच्चा है, उसको तो ईयर भी याद है वॉर्ड वर्सेस हॉब्स का। तो यार अगर बच्चे ईयर याद कर रहे हैं केस लॉ का, तो यार आप केस लॉ का नाम तो याद कर ही सकते हो ना। यस फरदीन, आर वी क्लियर? निशल बोलती है सर मुझे भी याद है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चिन्नया रमैया का मुझे एक मैसेज आया। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उस पूरे केस में हुआ क्या था, ध्यान से सुना, अपन डिस्कशन करें चिन्नया वर्सेस रमैया का। देख, एक बुढ़ी औरत थी, एक बुढ़ी औरत थी, उसकी एक बेटी है और बेटी का एक मामा है। एक बुढ़ी औरत है, उसकी एक बेटी है और एक बेटी का एक मामा है, मतलब एक रिलेटिव। बुढ़ी औरत क्या करती है, अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी देती है, और प्रॉपर्टी देते टाइम ऐसा बोलती है कि देख ये प्रॉपर्टी मैं तेरे को तभी दूंगी जब तू इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखना, एंड अपने जो तेरे जो मामा है ना, मामा, उनको हर महीने या कुछ एक अमाउंट देती रहना उनके खर्चे के लिए। ऐसा माँ बोल के गई बेटी को। मैं वापस रिपीट करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। माँ ने अपनी बेटी की प्रॉपर्टी दी, माँ ने बेटी को प्रॉपर्टी देते टाइम क्या बोला कि ये प्रॉपर्टी मैं तेरे को दे रही हूँ, बट तेरे को एक बात का ध्यान रखना है कि हर महीने एक कुछ अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, 100-200 पाउंड जो भी होगा उस टाइम पे, उतना तेरे को अपने मामा को देना होगा। बेटी बोलती है ठीक है। अब माँ ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, माँ ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दी। बेटी हर महीने कुछ पैसा अपने मामा जी को दे रही थी। सडनली एक दिन क्या हुआ, जो माँ थी वो मर गई, मम्मी की डेथ हो गई, जिसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दी थी, उस मम्मी की डेथ हो गई। बेटी ने अपने मामा को जो मंथली वो पैसा दे रही थी वो देना बंद कर दिया। बेटी जो पैसा दे रही थी अपने मामा को वो देना बंद कर दिया। मामा को गुस्सा आया। मामा ने बेटी को बोला कि यार तुमने मुझे एकदम से पैसे देने क्यों बंद कर दिए? बेटी बोलती है कि आपके और मेरे बीच में तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, जो 2D है, क्विड प्रो क्वो, आपके और मेरे बीच में तो कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको किस बेसिस पे मंथली वाला जो पैसा देना है आपको मैं दूं? मैटर गया कोर्ट में, मैटर गया कोर्ट में, और कोर्ट में फाइनली ऐसा कुछ आया, जो कोर्ट का जजमेंट था ऐसा कुछ आया कि जो आपको अपनी माँ से मिला था ना कंसिडरेशन, दैट इज सफिशिएंट कि आपको अपने मामा से मिल गया। जो माँ से बेटी को कंसिडरेशन गया था दैट वाज सफिशिएंट एज इफ कि मामा से बेटी को कंसिडरेशन मिल गया। और लाइन लिखी गई, ऐसा रिंकल यहाँ पे लिखा, स्ट्रेंजर कैन नॉट सू बट इन एक्सेप्शन स्ट्रेंजर कैन सू। ठीक है, एक बार मैं बुक में से ओपन कर रहा हूँ, सेकेंड यूनिट में है, लेट मी जस्ट ओपन इट अप, उसको एकदम एकदम क्लियर करते हैं और फिर थोड़ा डिस्कशन करके अपन लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, आई विल टेक योर 5 मोर मिनट्स, पक्का 5 मिनट और लगेंगे। एकदम फ्रेश बुक ओपन करो जिससे कुछ मार्क करवाना हो। यूनिट नंबर 2, मुझे पेज नंबर बता दोगे प्लीज, एग्जैक्ट पेज नंबर एक बार इफ पॉसिबल प्लीज लेट मी नो, एग्जैक्ट पेज नंबर क्या है, प्लीज लेट मी नो फास्ट, तो अपना टाइम सेव हो जाएगा। ये रहा पेज नंबर 1.36, मैंने बता दिया आपको, पेज नंबर 1.36। ओके 1.36 है, 1.36 है।
स्क्रीन शेयर करें एक बार। यस सर, हैव अ लुक। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे चिन्ह वैसे रमाया खोला हुआ है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट भी है, और 2 लोगों ने डाउट पूछा भी मुझसे, इसे डिस्कस करें। इन इंडिया, consideration may proceed from promisee or any other person who is not a party to a contract. The definition of consideration as given in 2D makes the proposition at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something such an act as consideration. In other words, there can be stranger to a consideration but not stranger to a contract. सर stranger to a contract नहीं हो सकता, बस stranger to a consideration हो सकता है। जैसे अपने एग्जांपल में यहाँ पे मामा जी की बात कर रहे थे, एग्जांपल देखते हैं। An old lady made a gift of her property to her daughter. ठीक है, प्लीज याद रखना, आपको सब कुछ अभी धीरे धीरे क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अपन ने डिटेल में उसको डिस्कस किया था। क्या बोलता है ये? An old lady made a gift of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle. maternal मतलब मामा जी की बात करें, अपने ब्लड रिलेशन में पढ़ा होगा। By way of annuity, मतलब annuity मतलब सालाना आपको इतना इतना पैसा देना होगा अपने मामा जी को। On the same day, the daughter executed a writing in favor of the brother agreeing to pay annuity. हाँ मैं सालाना इतना पैसा पे कर दूंगी। The daughter did not मतलब पैसा पे नहीं करा। However, pay the annuity and the uncle sued to recover it. Uncle ने sue करा कि भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए जो आप मुझे देने वाले थे। It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. कि भाई ऑल्दो डायरेक्टली कुछ कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है मामा जी से बेटी को, बट ऐसा मान लेंगे कि जो माँ और बेटी के बीच में हुआ था, दैट वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन। आर वी क्लियर? जो 2 लोगों का डाउट था, प्लीज लेट मी नो फास्ट। आर वी? Sir, your mic is off. नहीं, मैंने ऑफ। यस सर, आर वी क्लियर? रिसल, दिव्याक्षी, रिंकल, अवधूत, रिसल, संतोष, आदि, साईराज, ठीक है, जीत, कनिष्क, मुस्कान से सर आप सर्टिफिकेट कॉपी बताने वाले थे। शेफाली यस सर, सनिका यस सर, ठीक है बता देते हैं, 2 मिनट लगेगी। आई जस्ट शो यू, मीनवाइल यू कैन जस्ट लेट मी नो इफ यू आर क्लियर टिल नाउ और नॉट। आई शेयर विथ यू सर्टिफिकेट कॉपी, डोंट वरी, कि किस तरह से लिखना होता है एंड ऑल दैट, ठीक है, डोंट वरी। एक मुस्कान का भी डाउट था, वो भी क्लियर कर देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे, आपके जो भी डाउट्स है ना सब क्लियर कर देंगे, पक्की बात। सर्टिफिकेट कॉपी देखिए बेसिक आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार मैं किस तरह पेपर लिखूं तो किस तरह मुझे मतलब ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। एक सेकेंड मैं ओपन कर रहा हूं। आप देखोगे कि उसने इतना अच्छा पेपर लिखा हुआ है एंड स्टिल मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मैं उस बच्चे का बस नाम देख रहा हूं, नाम से जल्दी सर्च हो जाएगा। ओके, यस सर, मिल गया। स्क्रीन शेयर करें आपके साथ, एक बार प्लीज देखना, प्लीज हैव अ लुक। ऋषिकेश सर एक बार मुझे होस्ट बना देंगे प्लीज। ऋषिकेश सर एक बार होस्ट बना देंगे मुझे प्लीज। अब मुझे स्क्रीन शेयर करना था सर, इफ पॉसिबल। यस सर 2 सेकंड। यस सर, नो इश्यूज। डन सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन, प्लीज हैव अ लुक। ओके, इन फ्रंट ऑफ अस, मैं इसको सीधा कर देता हूं सो दैट अच्छे से अपन देख पाए। ओके, आप देखोगे कि पेपर बहुत ही अच्छा लिखा है, बट जस्ट बिकॉज कुछ सिली मिस्टेक्स करी है इसकी वजह से मार्क्स कटे, और वो सिली मिस्टेक्स अपन को नहीं करनी।
बिकॉज आईसीए अगर आपने सही लिखा है सर आईसीए आपको मार्क्स देगा देगा और देगा। आईसीए को आपके मार्क्स काटने में कोई मजा नहीं आती, उनको फेल करके कुछ मजा नहीं आता। आप कुछ बातों को देखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हैव अ लुक एट माय स्क्रीन। बच्चे का नाम वो सब अभी शो नहीं कर रहे हैं। यस सर, देख पेपर कैसे लिखा है एक बार देखना। उसने एक केस लॉ क्वेश्चन है, उसने किस तरह से लिखा है, उसने सबसे पहले लिखा प्रोविजन, फिर उसने लिखा एनालिसिस एंड बाद में उसने लिखा कंक्लूजन, ठीक है। प्रोविजन, प्रॉपर्ली प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। नाउ दिक्कत कहां पे है मैं आपको दिखाता हूं, एक एक करके दिक्कत बताता हूं कि गलती आईसीए की नहीं गलती अपनी है। कैसे? फर्स्ट थिंग प्लीज देखना। पहली बात, सब बच्चे ने और उसको मार्क्स दिए हैं, पर एक एग्जामिनर ने कमेंट क्या करा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा टू द पॉइंट नहीं था, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे था, मतलब साइड लिखी नहीं है, और बहुत ही ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स है। मतलब ऐसा नहीं बोले कि स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सिंपल सिंपल वर्ड्स की स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हो तो सर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे आप देखो यहाँ पे इलीगल, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और दो मार्क्स दिए हैं बट पूरे मार्क्स नहीं दिए। क्यों सर? एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। देख आपको मैं से यहाँ सारी गलतियां बताऊंगा। देख सेकंड मिस्टेक, आंसर नंबर बी शुड हैव बीन स्टार्टेड विद अ न्यू पेज। आपसे जब आईसीआई ने एग्जामिनेशन फीस ली है दैट इंक्लूड्स दिस आंसर शीट का कॉस्ट। जब आपसे पैसे ले रहे हैं, आप पैसा दे रहे हो, तो सर मुझे एक बात बताओ, क्यों आप नया आंसर नए पेज से स्टार्ट नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? क्या प्रॉब्लम है? यहाँ जो आंसर नंबर बी है उसको एक नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया तो कुछ गलत किया, बट सर इससे आपका पेपर से थोड़ा कंजस्टेड लगता है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो मेरा जो नया आंसर है सर वो नए पेज से ही स्टार्ट होगा। ये आपका पहला लर्निंग था। न्यू आंसर न्यू पेज, स्पेशली लॉ के अंदर एवरी टाइम व्हेन आई राइट अ न्यू आंसर इट हैज टू बी ऑन द न्यू पेज। दूसरा हमने क्या देखा सर, एक्सप्लेनेशन हैज टू बी प्रॉपर, एक्सप्लेनेशन हैज टू, उसमें हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फिर हमने क्या देखा जो हम डिस्कस कर चुके हैं सर, पहले प्रोविजन लिखेंगे, बाद में एनालिसिस और लास्ट में कंक्लूजन। देखा आप देखोगे कंक्लूजन एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, 2-2.5 लाइन है सिर्फ, एकदम टू द पॉइंट है। अपन को भी उतना ही लिखना है, नया आंसर नया पेज। आप देखोगे उसने प्रॉपरली पूरा लिखा है, सेक्शंस नहीं लिखे उसने बिकॉज ही वाज कंफ्यूज्ड अ बिट, तो सेक्शंस अवॉइड कर रहे हैं। मिले हैं, आधा एक मार्क काटा है बट उसको मार्क्स मिले हैं। अब देख इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, सुना। उसने प्रॉपरली पूरा बॉक्स बनाया, प्रॉपरली पूरा कंक्लूजन लिखा, एंड आप देखोगे उसको 3 में से 2 मार्क्स दिए हुए हैं। अगर आप सेक्शन वेक्शन लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 2-2.5 मार्क्स मिल सकते थे, या फिर आपका इंप्रेशन आगे वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। तो यहाँ पे आई थिंक बेस्ट पॉसिबल आंसर उसने लिखा हुआ है। आपको भी ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, ठीक है। सिर्फ एक सेक्शन मिसिंग है 2 clause 68 जो यहाँ पे लिख सकते थे, नथिंग एल्स, ठीक है। एक और चीज सीखने को मिली, व्हाट नेक्स्ट सर? नया आंसर नया पेज दिख रहा है मुझे, देख कितना अच्छे से दिल खोल के मार्क्स दिया है इसी ने, दिल खोल के मार्क्स। अपनी मिस्टेक से अपन को सुधारनी है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे लिखे हुए, प्रॉपरली मार्क्स दिए, देख 5 प्रॉपरली मार्क्स दिए, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स दिए। इट इज जस्ट दैट मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा। एक चीज मुझे आपको बतानी है, देख नेवर एवर यूज दिस स्पेस, आपको रेड से उसको मार्क कर रहा हूं, नेवर एवर यूज दिस स्पेस, ये स्पेस कभी यूज नहीं करना। उसके बाद ये स्पेस कभी यूज नहीं करना, कभी नहीं, ये स्पेस कभी यूज नहीं करना। आपको पेज का सेंटर यूज करना है, ये कॉर्नर्स में कभी भी यूज नहीं करूंगा। तो सर क्वेश्चन आता है तो हम लिखे कैसे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। देख ये मेरा ही स्टूडेंट है, तो आप देखोगे मैंने उसको पढ़ाया हुआ है कि हमेशा ऐसे सेंटर में लिखने का, एकदम सेंटर में बड़ा बड़ा, एकदम क्लियरली कि आप क्या आंसर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर आंसर नंबर ए कर रहे हैं, तो क्लियरली सेंटर में लिखा कि हम क्या आंसर कर रहे हैं, आप क्या आंसर चेक करने वाले हो। तो पेपर चेकर को बहुत आसानी होती है, और पेपर चेकर को आसानी होगी मतलब आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो हम ऐसे एकदम सेंटर में लिखेंगे, नया आंसर नए पेज पे। जो स्टूडेंट ने गलती करी आप नहीं करोगे, न्यू आंसर न्यू पेज। बाकी आप देखो उसने सारे प्रोविजन सब कुछ प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, और दिल खोल के मार्क्स दिए हुए हैं सही में, दिल खोल के। प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन,
फिर ये नया पेज होना चाहिए था, ये नया पेज होना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हर जगह आप देखो केस स्टडी उसने ऐसे लिखा हुआ है और दिल खोल के उसको मार्क्स दिए हुए हैं, बट आई स्टिल थिंक उसको और ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकते थे अगर वही छोटी मोटी बातों का ध्यान रखता। जैसे यहाँ पे उसने प्रॉपर्ली बॉक्स बना के डिफरेंस बताया हुआ है। तो जो इस बच्चे ने गलती करी वो गलती अपन को नहीं करनी ना। तो मैंने आपको गलतियां बता दी, न्यू आंसर न्यू पेज, अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाना है, सब कुछ करना है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? प्लीज लेट मी नो फास्ट, आर वी क्लियर कि कैसे हम पेपर प्रेजेंट करेंगे, क्या हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना। जीत, आशील, जया, दिव्याक्षी, वैष्णवी, आदित्य, हितेश, जुनैद, क्रिश, सनिका, अविरल, अवधूत, भावना, कनिष्क, साईराज, अशरफ, दर्पण, ओके लॉट्स ऑफ देम, फरदीन, ठीक है 30-32 लोग जो भी ऑनलाइन है, रिंकल, मुस्कान, ओके ठीक है परफेक्ट। अभी भी जैसे आपके कोई छोटे मोटे डाउट है, जैसे मुझे मुस्कान का एक डाउट अभी बीच में कोई दिखा था, मुस्कान प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो, ग्रुप में मैसेज करो, इट इज 100% फाइन विथ मी, आई विल रिप्लाई टू यू डेफिनेटली विद इन 12 आवर्स। विद इन 12 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपका जो भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बट आपको मुझे वो ड्रॉप करना पड़ेगा एक बार चैट बॉक्स के अंदर, मेरे व्हाट्सएप में या ग्रुप में या पर्सनल, व्हाटएवर इट इज। पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, डू लेट मी नो व्हाट आर योर फीडबैक्स। अपन ने एक बहुत लंबी जर्नी कवर करी, बीसीके, बीसीआर, इकोनॉमिक्स, लॉ, आई थिंक इट वाज वेरी गुड एंड डेफिनेटली आप जल्दी से पास हो जाओ। आपको सीए इंटर में मिलना है, सीए इंटर में आई विल बी टीचिंग यू लॉ एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो जल्दी से पास हो जाओ। अपन को जो अपन ने लॉ का बेस बनाया साथ में मिलकर, उसी लॉ को अपन को कंटिन्यू करना है सीए इंटर में। तो विल डेफिनेटली मीट अगेन इन सीए इंटर, बट यू शुड बी रेडी। आप जल्दी से पहले ये पास कर लो, उसके बाद ये पास कर लो, उसके बाद आपकी इजाजत हो तो सर लेक्चर एंड करें। कुछ 21 लोग वोट कर चुके हैं, एक दो लोगों ने वोट नहीं करा, ठीक है, बट लेट मी नो इफ यू कैन एंड। वंश बोलता है सर आप किधर पढ़ाओगे? अरे मैं आईसीए में पढ़ाऊंगा, यू जस्ट मैसेज मी, आई लेट यू नो कि आईसीए में कब लेक्चर होगा, डोंट वरी। अब्दुल सेज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑल लेक्चर्स, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, डेफिनेटली प्लीज जल्दी से पास हो जाओ सर, एंड वील मीट अगेन इन सीए इंटर, डेफिनेटली, ठीक है। इको वाला मैं भेज दूंगा, अविरल मैं अभी का भी भेज दूंगा, डोंट वरी, आई विल सेंड इट टू यू। यस ऋषिकेश सर, बैक टू यू। Perfect, sir. What is the status now? What is remaining? What is over? कैसा? Sir, everything is over. Few of the small doubts are remaining. छोटे मोटे डाउट्स जो मुझे वो लोग व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे और मैं उनको बता दूंगा। बाकी हमने सारा का सारा इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर कर लिया सर। ओके, मतलब बीसीआर, बीसीके यानी लॉ कुछ बाकी नहीं है? बीसीआर, बीसीके, लॉ, इको, बीसीआर, बीसीके, लॉ, इको, एवरीथिंग। Perfect. So it's very wonderful, sir. It was very थैंक यू सर। great pleasure to have you with us. Next time we will meet, sir. बाकी स्टूडेंट्स को फाउंडेशन मिलेंगे, आप लोगों को इंटर में मिलेंगे। So it's very our pleasure to have faculty like Vishwanath Sharma sir. Thank you very much for sparing your valuable time. थैंक यू। And चलो सब पास हो जाना भाई, सब लोग पास हो जाना। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू पास एंड वील मीट इन सीए इंटर। सीए इंटर में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा करेंगे। जल्दी से पास हो जाओ, फिर मुझे मैसेज करना, फिर अपन इंटर में साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे आगे लॉ का, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जो भी डाउट है प्लीज मैसेज मी, विल गेट माय मैसेज रिप्लाई। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय बाय। So other students, one announcement regarding accounts. Accounts we are taking session on 18th, that is परसों सेशन होने वाला है 3 से 6 बजे तक। 3 मतलब पौने 3 बजे होगा, क्योंकि बहुत सारा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। And there will be some surprise gifts also, surprise prizes also. So do stay tuned and we will meet on 18th. Any queries? No, sir. Any queries, No, sir. any suggestions? कुछ और चाहिए आपको except that integration वाला part? Integration मेरे दिमाग में है, सर से बात हो रही है। Sir, will we और receive कुछ? all the information regarding accounts on same group? Yeah, same group. Okay, फाउंडेशन के लिए सातारा विकासा का ऑफिशियल ग्रुप है वो। okay, कुछ भी हो इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी आपको। एंड ऑल्सो Sir, NPO. who is seeing this? Darpan. Yes, sir.
आवाज इको हो रही है. ओके, थैंक यू वेरी मच. और कुछ चाहिए इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, क्योंकि मैथ्स का पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा, एक आधा टॉपिक हो सकता है. Sir, in maths, we need a revision for time value money. Time value of money and integration derivative. Sir, yes, sir. Okay. And somebody asking relating partnerships. Okay, accounts का ठीक है, परफेक्ट. उसमें सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं शायद. मैम से हम पूछेंगे. 3 घंटे में पूरा सिलेबस कवर होने के चांसेस है अकाउंट्स का. और कुछ? No, sir. Thank you. Okay, okay. I will just check YouTube and we will wind up. Derivative means maths का. Okay, okay. And you can post it in the everyone chat to everyone, so that if I don't understand, others can understand it. सेक्शन नंबर भी याद करवा दो. ओके, चलेगा. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट्स है, आपको क्वेरीज कुछ है तो बोल दो. यस, मैथ्स का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, these 3 topics will be covered when we will inform you soon. थैंक यू मुस्कान, थैंक यू आलमस. चलो बाय बाय, मिलते. Thank you, sir. Bye bye, sir. बाय बाय.